Hi students, good evening. A very good evening to all of you. जल्दी से वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, बुला के लेकर आइए सबको। आज हमारा प्रोजेक्टाइल का लास्ट सेशन होने वाला है। अब तक हमने लास्ट वाली जितने भी लेक्चर्स लगाए प्रोजेक्टाइल की, यानी कि लास्ट 2 लेक्चर्स की बात करूं, उसमें हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कवर कर लिया था, राइट। आज हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एज वेल एज इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। जल्दी से वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, कॉल योर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। सो टुडेज थॉट, एफर्ट्स एंड करेज आर नॉट इनफ विदाउट पर्पस एंड डायरेक्शन। यार, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज पर मेहनत करते रहें बट हमें अपना गोल ही नहीं पता, हमें डायरेक्शन ही नहीं पता कि इन फ्यूचर हम क्या चाहते हैं, तो बच्चे वो एफर्ट्स और करेज जो होते हैं ना, जो हम पुट इन कर रहे हैं, वो थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं। इफ वी नो द पर्पस कि जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, सपोजिटली यू वांट टू बी अ डॉक्टर, यू शुड बी क्लियर, है ना, कि नीट एग्जाम क्लियर करना है। इफ यू वांट टू बी एन इंजीनियर, आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होना चाहिए कि जेई का एग्जाम क्लियर करना है, राइट। बिकॉज डॉक्टर तो बहुत सारे लोग बन जाते हैं यार, बट जो नीट के द्वारा बनते हैं उनकी जो फीसेस होती हैं, फीस की बात करूं तो एज कंपेरेटिव तो बहुत कम होती है ना गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो अगर आपका एम शुरू से ही क्लियर होगा अपने माइंड में, तो इट विल हेल्प यू टू ग्रो। ठीक है, आई होप यू लाइक टुडेज थॉट। Ace School Exams with Unacademy Plus. You can use my referral code as Arshpreet for getting maximum to maximum off on buying Unacademy subscription. But you can use my code as Arshpreet. Welcome to the class, dear learners. Myself, Arshpreet Kaur, your physics educator, 3+ years of teaching experience, GATE 2019 qualified, and आज पूरी कोशिश है कि आज प्रोजेक्टाइल का टॉपिक फाइनली फिनिश कर दूं मैं, एंड उसके बाद हम इस पे ऊपर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करें। ठीक है बच्चे, दिस इज द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल ऑफ द अनअकैडमी स्कॉलर्स। इसको ज्वाइन नहीं करा है तो काइंडली ज्वाइन दिस चैनल, बिकॉज सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द सब्जेक्ट्स आपको यहीं पर मिलने वाली है इस चैनल में। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस चैनल ऑन द टेलीग्राम, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में भी, बुलाकर लेकर आओ यार सबको। अनअकैडमी स्कॉलर्स इज अ ग्रेट चैनल, है ना, यहाँ पे हम आप सबको स्कॉलर्स बना रहे हैं। नेक्स्ट इज बग्स बंटी। बग्स बंटी क्या है बच्चे? बग्स बंटी इज द अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू रिपोर्ट एनी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। इफ यू फाइंड एनीथिंग इनएप्रोप्रिएट इन दिस वीडियो, यू कैन रिपोर्ट ऑल्सो। दिस इज द लिंक ऑफ द नोट्स। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, इस लिंक को फॉलो अप कीजिए फॉर मेकिंग नोट्स। देखो, नोट्स बनाने का एक तरीका है। अब ऐसा नहीं है कि क्लास लगा लिए उसके बाद नोट्स वाला पीडीएफ खोलो और नोट्स बनाते रहो, नहीं। साइमल्टेनियस रखो यार, साथ साथ अपना वीडियो भी सुनो, साथ साथ नोट्स भी बनाओ, और साथ साथ हैंड रिटन नोट्स में से भी नोट डाउन करते रहो। ठीक है, मतलब उसको हैंड रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करते रहो, बिकॉज नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर हम ऐसा सोचे कि यार बाद में बना लेंगे नोट्स, है ना, छोड़ो यार अभी 3-4 लेक्चर लगा लेते हैं, बाद में इकट्ठे से कवर कर लेंगे, तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इस चैप्टर को रिवाइज करने में भी प्रॉब्लम आएगी इफ यू आर नॉट मेकिंग नोट्स ऑन द डेली बेसिस। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आज क्लास में देखो बच्चे, 2 तरीके होते हैं। एक होते हैं कंप्लीट नोट्स एंड द अदर इज शॉर्ट नोट्स, राइट। फर्स्ट इज कंप्लीट नोट्स एंड अदर इज शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बच्चे आपको क्लास में बनाने हैं मेरे साथ साथ। ठीक है, जब मैं कोई टॉपिक बोलती हूँ ये फॉर्मूला आ गया, दिस इज इंपॉर्टेंट, मेक शॉर्ट नोट्स ऑन फॉर्मूलाज इन द क्लास, एंड जो कंप्लीट नोट्स होते हैं वो बाद में बनाया करो जब रिकॉर्डिंग वॉच करते हो। ठीक है, ask unlimited doubts with Unacademy. What you have to do is click on ask a doubt feature. Doubt feature, आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पिक्चर डाउट की अपलोड करनी पड़ेगी इंस्टेंटली क्लिक करके, या फिर आप गैलरी में से भी चूज कर सकते हैं। आफ्टर अपलोडिंग इट विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 24 आवर्स आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। पहले आपको सब्जेक्ट पूछा जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट का डाउट है, एंड विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 24 आवर्स बच्चे उसका सोल्यूशन आ जाता है। थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी, एंड यूज दिस फीचर बिकॉज दिस इज टोटली फ्री, है ना, इसकी कोई पैसे नहीं यार। सिंपली आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, एंड यू हैव टू यूज द अनलॉकिंग कोड एज अर्शप्रीत, और आपको सारी फ्री चीजें बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। नेक्स्ट इज अनअकैडमी कमबैक स्कॉलरशिप टेस्ट। कमबैक स्कॉलरशिप टेस्ट को जरूर दीजिए, एवरी संडे हेल्ड होता है इन योर कैटेगरी। अगर मैं बात करूं क्लास 11th 1 PM, एनरोलमेंट कोड यू हैव टू यूज एज अर्शप्रीत। इसमें एनरोल कर लीजिएगा याद से। इसमें आपका क्या होता है ना बच्चे, प्रैक्टिस होती है। देखो, आपको स्कॉलरशिप्स तो मिलती है, 30 क्वेश्चंस होते हैं, 45 मिनट्स का चैलेंज मिलता है।
45 मिनट्स का चैलेंज, पहले इट वाज 60 मिनट्स बट अब रिड्यूस करके हमने इसको 45 मिनट्स कर दिया बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज योर स्पीड ऑल्सो, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूं कि 10 क्वेश्चंस है, राइट, अब 10 क्वेश्चंस को आपको 10 दिन में करना है, आप एक क्वेश्चन में एक दिन लगाओगे तो दिमाग लगाओगे तो चल के आ जाएगा क्वेश्चन। बट अगर मैं बोलूं वही 10 क्वेश्चन को आपको लेट्स सपोज 30 मिनट्स में करना है, तो बच्चे आपको चेक करना पड़ेगा ना आपका दिमाग कितना काम कर रहा है। आप ये क्वेश्चन कितनी जल्दी स्ट्राइक हो रहा है वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ज्यादा तैयारी हो चुकी है, ठीक है, आपके कंसेप्ट कितने ज्यादा क्लियर है। तो इसीलिए हमने अब टाइम रिड्यूस कर दिया है 60 मिनट से 45 मिनट्स, 30 क्वेश्चंस विल बी देयर। डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन दिस टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइम बैच फॉर टर्म 1 साइंस एग्जाम्स, दिस इज माय प्लस कोर्स बैच। बच्चे दिस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात करूं, प्लस सब्सक्रिप्शन की, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट बेनिफिट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट इज रेज द हैंड फीचर। सी व्हाट हैपेंस इन द क्लासेस कि समटाइम्स आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है और आपको वो चीज समझ नहीं आई, ठीक है। बाकी लेट्स सपोज 20 बच्चे हैं क्लास में, है ना, 20 में से 20 में से एक आप हो, 19 बच्चों को समझ आ गया, एक आप हो जिसको समझ नहीं आया है, ठीक है। आप मैसेज कर रहे हो, अगर मैं वाईटी की बात करूं तो 20 बच्चे यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम लिख रहे हैं, मुझे एक बच्चे का रिप्लाई नहीं दिखा कि मैम मुझे समझ नहीं आया, तो वहां पे क्या होगा, आपका वो लैग आ जाएगा, उतना पोर्शन आपको समझ ही नहीं आया, तो नेक्स्ट में भी आपका मूड खराब हो जाएगा, यार समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, चलो जी वीडियो बंद करी, बाद में देख लेंगे, यार समझ नहीं आ रहा किसी से और से पूछ लेंगे। बट प्लस का ये बेनिफिट रहता है ना यार, आपका टाइम नहीं वेस्ट होता, ठीक है। वहां पे अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया विद इन द क्लास, यू कैन रेज योर हैंड एंड टॉक टू मी वर्बली, वहां पे नोटिफिकेशन आ जाती है मुझे ऑन द स्क्रीन कि इस बच्चे को समझ नहीं आया, ही और शी इज कॉलिंग मी, कॉल एक्सेप्ट करती हूँ, आई टॉक टू हिम और हर वर्बली, और वहां पे ही डाउट क्लियर हो जाता है, ठीक है। डाउट क्लियर होना सबसे बड़ी बात होती है। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चे, 3+1 का पैटर्न फॉलो अप रहता है, 3 क्लासेस में पढ़ाई, एक क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ डाउट्स डिस्कस होते हैं वर्कशीट से रिलेटेड, वर्कशीट्स डीपीपीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है टू ऑल द कोर्सेज, स्टडी मटेरियल मिलता है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, वहां पे हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं कई टीचर्स के आपको पर्सनल, जो उन्होंने खुद तैयार किए हुए हैं, एक पर्सनलाइज फीलिंग आती है आपको, ठीक है। बैच कोर्सेज होते हैं बच्चे, मतलब सारे सब्जेक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं, ऑल्टरनेट्स पे आपको कोई भी क्लास मिस नहीं होता है, कोई भी क्लास क्लैश नहीं होता है अगर आप एक पर्टिकुलर बैच में इनरोल हो जाते हैं, ठीक है। प्राइसिंग की बात बताऊं अगर, तो यू बीइंग क्लास 11 स्टूडेंट्स एटलीस्ट यू शुड गो फॉर 18 मंथ्स पैकेज, ठीक है, 18 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स का पैकेज, ठीक है। अभी तो ऑफर भी चल रहा है यार इस पे टीचर्स डे वाला, तो अभी आपको 4 मंथ्स फ्री भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड ऑन दैट ऑल्सो यू कैन गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ बच्चे इफ यू यूज माई कोड एज अर्शप्रीत। प्राइसिंग की बात बताऊं ना यार, 18 मंथ्स की प्राइसिंग 20,000 है, ध्यान से सुनना, 18 मंथ्स की प्राइसिंग 20,000 है, इस पे 10% ऑफ मिलेगा अगर मेरा कोड यूज करोगे, और इस 18 मंथ्स के साथ यू विल गेट 4 मंथ्स फ्री, ठीक है। 22 मंथ्स हो गए, अब 22 मंथ्स को 20,000 रुपए, है ना, 22 मंथ्स और 20,000 रुपए, 1,000 रुपया भी नहीं आता यार पर मंथ अगर हम चेक करें, और इतने कम पैसे में आप सारे सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हो। एक सब्जेक्ट की कॉस्ट नहीं बता रही हूँ, सारे सब्जेक्ट्स की कॉस्ट बता रही हूँ 2 साल के लिए। अगर आप किसी भी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे तो ये कॉस्ट बहुत ही मिनिमल है, और ये 20,000 पे भी बच्चे 10,000 का डिस्काउंट ऑन यूजिंग माई कोड एज अर्शप्रीत। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि ऑफलाइन में हम इतने इतने पैसे दे रहे हैं पर सब्जेक्ट के, तो उसके कंपैरेटिवली इफ वी गो फॉर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन अनअकैडमी, तो यहाँ पर आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है। आइकॉनिक की बात करें बच्चे, प्लस के सारे बेनिफिट्स होते हैं, एक्स्ट्रा क्या मिलता है यहाँ पे, आपको एजुकेटर का फोन नंबर मिलता है, बच्चे जल्दी से सेशन को शेयर करके आइए बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ओके। एजुकेटर का फोन नंबर मिलता है बच्चे, एज अ मेंटोर एक्ट करते हैं ये आपका, और ये जो मेंटोर होते हैं ना बच्चे, दे प्रोवाइड यू विद गाइडेंस। समटाइम्स इट हैपेंस इन अ लाइफ दैट वी नो दैट कि इस चीज को हम पढ़ सकते हैं, हम ये चीज कर सकते हैं, बट हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, वी आर अंडर कॉन्फिडेंट सिचुएशन आ जाती है, या फिर बिल्कुल एग्जाम से पहले एक पैनिक टाइप सिचुएशन आ जाती है। सो इन दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू वांट कि आपके सिर पर किसी का हाथ हो ना, गाइडेंस हो आपके सिर पर, जो आपको काम डाउन कर सके, आपको तरीका बता सके कि सही तरीका क्या है, सो फॉर दैट केस यू शुड गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आइकॉनिक की भी प्राइस बताऊं ना, तो वो ऑफलाइन से बहुत सस्ती पड़ेगी। देखो 12 मंथ्स का पैकेज इसका आइकॉनिक का 28,000 का है,
जितना ज्यादा हायर पैकेज बाय करोगे बच्चे, ईएमआई का ऑप्शन हमेशा से अवेलेबल रहता है। हमारी अनअकैडमी ये प्रोविजन देती है कि आपको कोई ब्याज ना पे करना पड़े, और ये नो कॉस्ट ईएमआई होती है। समझती है हमारी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म की इतना अमाउंट कईयों के लिए एक साथ पे करना पॉसिबल नहीं होता है। सो वी प्रोवाइड यू विद द ईएमआई ऑप्शन ऑल्सो, नो कॉस्ट। इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं है। 28,000 मतलब 28,000 ही पे करना पड़ेगा, नहीं यार, इस पे भी 10% का डिस्काउंट इफ यू यूज माई कोड एज अर्शप्रीत, and being using my code you will be a part of my physics car family in which I will be taking care of you for complete 2 years if you enroll under me. ठीक है, चलिए today's topic motion in a plane part 5. So are you all ready for it? ready? आज हमने खत्म कर देना, आज हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को खत्म कर देना है अच्छे से, है ना, जड़ से खत्म कर देना है। यार बहुत हो गया, 2 क्लासेस लेके आए प्रोजेक्टाइल, इतनी डिटेल में मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज करवा दिए। एंड आई एम होपिंग कि जो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें फॉर्मूलाज करवाए थे, जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, जो इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए थे, तो उसके तुमने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए हैं सुंदर से। इफ यस, अगर शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए हैं, प्लीज शेयर मी इन द शेयर मी ऑन द टेलीग्राम सो दैट आई कैन सी टू इट कि यार कितने कलरफुल हैं, यार मेरे बच्चे कितने कलरफुल नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। बच्चे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करने से पहले मैं पीती लेती हूँ थोड़ा सा एक सिप पानी, है ना। देखो, अभी तक हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ रहे थे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या था बच्चे, यहाँ पर लेट अस सपोज एट ओरिजिन कोई बंदा खड़ा था और उसने किसी बॉल को थ्रो किया लाइक दिस, ठीक है, तो वो बॉल अपनी जर्नी कवर करने के बाद फॉल हो गई थी ऑन द एक्स एक्सिस, वापस आ गई थी। दिस टाइप ऑफ मोशन इज व्हाट, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, where u vector and horizontal component, horizontal plane के बीच का एंगल वॉज व्हाट बच्चे, एंगल वॉज थीटा। ठीक, आई होप आपको याद आ गया होगा। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में ये थीटा की वैल्यू ना तो 0 डिग्री हो सकती है, ना ही 90 डिग्री हो सकती है। ठीक है, मे बी इट वेयर बी इट वाज समवेयर बिटवीन 0 to 90। अच्छा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज बेसिकली द केस इफ यू इमेजिन दैट यू बीइंग ऑन अ टावर, आप किसी टावर पर खड़े हो, या फिर सपोजिटली आप अपनी घर की छत पे खड़े हो, है ना। उसकी हाइट क्या है बच्चे, हाइट इज द एच, ठीक है, हाइट इज व्हाट, एच। लेट अस सपोज टावर पे खड़े हो, है ना। वो हुआ था ना बेसंती वाला केस, मोट पे खड़ा हुआ था ऊपर, है ना, आया था ना वो वाला केस, शोले में था ना मूवी, धर्मेंद्र जी खड़े हुए थे ऊपर, है ना, केस वो वाला था ना सीन, जिसपे वो सबसे ऊपर खड़े थे छत पे और नीचे से आवाज मार रहे थे, वो वाला केस याद करो। मतलब दैट इज एट सम हाइट, ठीक है। और उस हाइट से लेट अस इमेजिन कि हमने एक बॉल या फिर किसी भी चीज को थ्रो किया है। अब जब हमने उसको थ्रो किया, लेट अस सपोज दिस इज अ बॉल, ठीक है, इसको हमने थ्रो किया, इसको मैंने ऐसे नीचे की तरफ नहीं थ्रो किया बच्चे, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया, सामने। लेट अस सपोज की 2 छत है ना, एक आपकी छत है जिसपे आप खड़े हो, है ना, एक सामने वाला घर है उस पे तुम्हारा फ्रेंड खड़ा है सपोजिटली, ठीक है। तुमने ऐसा बॉल फेंका और तुम चाहते हो कि वो कैच कर ले, तुम चाहते हो कि वो कैच कर ले। देखो अब तुमने सीधा फेंकना है, बट बॉल बिल्कुल सीधी सीधी नहीं जाती है, बॉल बिल्कुल सीधी सीधी नहीं जाती है। व्हेनेवर यू थ्रो अ बॉल विद अ u वेलोसिटी, हमेशा उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन, या देखो तुम पहुंचाना चाहते हो बॉल अपने फ्रेंड के पास, बट धरती माता जी बोलेंगी कि यार मैं नहीं जाने दूंगी बॉल को, है ना, मैं तो तुम्हारी बॉल को नीचे की तरफ खींचूंगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। बताओ समझ आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो उसकी वजह से क्या होगा ना बच्चे, ये बॉल जिसने ग्रीन लाइन के थ्रू सीधा जाना था, इट विल बी ड्रॉप्ड समवेयर लाइक दिस। सो दिस इज द मोशन ऑफ द बॉल, it will be accelerated in the downward direction and it will be attracted towards the earth. If this is x and this is y, let there be some point p in our journey जहां पे हम चेकआउट करना चाहते हैं कि वेलोसिटी का क्या हाल चाल चल रहा है ना, वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट चल रहे हैं। बच्चे अगर मैं इनिशियली पूछूं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तो वैल्यू है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू तो है,
बट वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली क्या है, जीरो। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट इज इनिशियली जीरो, देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट। हमने अपनी तरफ से जो बॉल थी उसको सीधा फेंका था, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाज देयर। अगर इस पॉइंट पे बात करें बच्चे, एट पी पॉइंट, यहाँ पर आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज vx, वर्टिकल कंपोनेंट इज vy, एंड दिस इज द वेलोसिटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एंड यू नो दैट अल्फा इज द एंगल बिटवीन, अल्फा इज द एंगल बिटवीन velocity and the horizontal component. ठीक है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बच्चे, अच्छा ये चीज समझ आती है। अब ये जब बॉल नीचे को गिर रही है, ऑफ कोर्स अर्थ ऑलवेज, अर्थ भी यही चाहती है ना कि बॉल उसकी तरफ आए, हमारी धरती माता जी। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ना, दैट विल बी प्लस ऑफ जी। Don't get confused. Acceleration due to gravity will be plus of g because we want that कि बॉल नीचे ही आए। अगर बॉल ऊपर जा रही होती तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव डायरेक्शन में लगता, अदरवाइज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, आर क्या है बच्चे, आर इज द रेंज, आर इज द रेंज इस टावर से लेकर उस पॉइंट तक जहां पर हमारी बॉल आकर ड्रॉप होगी, टप्पा खाएगी यार, है ना, बॉल आके ढम से ड्रॉप होगी। that range, basically that distance between the tower and that point where our ball falls is known as the range। ठीक है, आई होप ये डायग्राम अच्छे से समझ आ गया है। अब हम इनके एक्सप्रेशंस निकालेंगे, कौन से, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, हमारे पास रेंज क्या होती है, हमारे पास मैक्सिमम हाइट क्या होती है, उन सबके फॉर्मूलाज दिखने जा रहे हैं। चलिए लेट्स बिगिन। सी, ये वही चीज है बच्चों जो मैंने अभी बताई है कि लेट अस कंसीडर अ बॉडी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली with the velocity u from the top of the building at a height edge. The body travels in both horizontal and vertical directions simultaneously reaches the ground। ठीक है, अब जो वो बॉडी है ना बच्चे, वो हॉरिजॉन्टल में आगे तो जा ही रही है, बट साथ साथ उसमें ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल मोशन भी है। स्टार्टिंग में देयर वाज नो वर्टिकल मोशन, देयर वाज नो वर्टिकल कंपोनेंट, ओनली हॉरिजॉन्टल। हमने अपनी तरफ से सीधा जाना था बॉल को लेकर, but due to gravity वो कैसे जाएगी, like this, so there is both horizontal component as well as vertical component। ठीक है, before it reaches the ground। next is because of no horizontal acceleration the horizontal velocity remains constant throughout the motion। you know that horizontal component तो बेचारा बड़ा ही यार शांत स्वभाव का है ना, उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लगता और वो अपनी हर जगह वैल्यू का रखता है, सेम रखता है। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि u cos थीटा की जो वैल्यू है that will be same everywhere throughout the journey। ठीक है, throughout the journey। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। hence after time t the velocity in the horizontal direction is vx is equals to u। तो सिमिलर से अगर मैं बताऊं, अगर initially there was u component है ना, u is equals to basically what, u cos theta only है ना। initially अगर हम u velocity से फेंक रहे थे तो बाद में भी मैं बोल सकती हूँ, कि मेरे पास u ही रहा। बताओ, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज इक्वल्स टू द टोटल वेलोसिटी, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को u के इक्वली लिखती है। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यहाँ पे मैम u cos थीटा होना चाहिए था। यहाँ पे बच्चे देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट एट द स्टार्टिंग, सो टोटल वेलोसिटी is equal to horizontal component। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे u आ गया। सो एट पॉइंट p अगर बात करूं बच्चे, vx की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू u ओनली। vy की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं बताऊंगी आपको, बट इनिशियली अगर मैं uy की बात करूं यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करूं, इनिशियली दैट विल बी इक्वल्स टू 0। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। Next is there is an acceleration g along the negative y direction, the vertical component of velocity goes on increasing। यहाँ पे देखना ध्यान से, वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली क्या था बच्चे, वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली यहाँ पे क्या था, इट वाज 0। जैसे ही हमारा मोशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे हमें वी वाई की वैल्यू मिल रही है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। vertical component is what, it is increasing।
ठीक है, तो ये याद रखना है। इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आवर वर्टिकल कंपोनेंट इज इंक्रीजिंग। चलिए नेक्स्ट इज let the body be at point P after the time t and extend via the horizontal and the vertical displacements after the time t। बच्चे ये जो डिस्प्लेसमेंट थी ना, ऐसे सीधा जाना था बट गया ऐसे, है ना। तो ये जो x और y लिया है ना, लेट इट बी पॉइंट P, ठीक है, दिस इज x, दिस इज y। तो ये जो x और y है, दे आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स। अरे यार, अभी तक तुम लोगों को डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पाथ लेंथ क्लियर नहीं हुआ है? बताना जरा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पाथ लेंथ क्लियर नहीं हुआ है? अभी भी कंफ्यूज चल रहे हो इसमें? बच्चे जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात आती है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, एंड जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है हम वेलोसिटी की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ के इक्वल भी हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि ऑलवेज पाथ लेंथ के इक्वल हो। पाथ लेंथ कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। याद करो वो मैकडी वाला और घर से मैकडी गए, मैकडी से स्कूल गए वाला एग्जांपल, इसमें अच्छे से करवाया था, ठीक है। तो वो देख लेना एक बार से अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है इन टर्म्स में। देखो बच्चे, नाउ हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स आफ्टर द टाइम t की पता चल गया, दैट इट इज x एंड y एट पॉइंट p। सो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिंपली लिख सकती हूँ x विल बी इक्वल्स टू ut, distance is equals to displacement is equals to velocity into time। x क्या है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट। कौन सी डिस्प्लेसमेंट? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। u is basically what? u is the initial velocity, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। अगर मैं p पॉइंट पे बात कर रही हूँ, मेरे पास दो टाइप के कंपोनेंट्स है ना, vx vy। ये जो vx है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? u। सो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? u into t। from here we can find t is equals to x by u। this is important, you have to ctm it। ctm means cram to memory। ये इंपॉर्टेंट है कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमारा टाइम क्या आता है? इट इज इक्वल्स टू x by u, where u is what? u is initial velocity। सो अगर बच्चे मैं along वर्टिकल डायरेक्शन देखना चाहूँ, इफ आई वांट टू सी along वर्टिकल डायरेक्शन की क्या हालचाल है, तो वर्टिकल डायरेक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल्स टू जीरो। वी ऑल नो दैट कि इनिशियली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा मोशन था? इनिशियली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन था। हमने अपनी तरफ से बॉल को सीधा फेंका था, बट वो जा नीचे की तरफ रही है आगे बढ़ती बढ़ती, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट हमने क्या बोला? इनिशियली हमने कोई वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी नहीं डाली थी। वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी कब डालते बच्चे? जब हम उसको ऐसे को थ्रो करते है ना, ऐसे को थ्रो करते तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आता, बट हमने उसको ऐसे थ्रो किया, बिल्कुल सामने, ओनली एंड ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बताओ यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? देखो, बॉल नीचे आ रही है एंड वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यही चाहती है कि वो नीचे की तरफ ही आए। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना बच्चों, वो प्लस ऑफ जी, ठीक है, वो प्लस ऑफ जी। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू वाई। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है हमारा? y के इक्वल हुआ है। देखो ये वाला कंपोनेंट ही है ना वर्टिकल कंपोनेंट। p पॉइंट तक की बात कर रहे हैं हम, p पॉइंट तक की बात कर रहे हैं। इफ दिस वाज द ओरिजिनल डायरेक्शन, बट हमारी डायरेक्शन ये रही, लेट इट बी पॉइंट p। तो p पॉइंट तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है बच्चे? दैट इज इक्वल्स टू y, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू y। टाइम टेकन, लेट अस सपोज इट इज t। सो हमारे पास इक्वेशन डेवलप करने जा रहे हैं बच्चे। आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस ऑफ हाफ at का स्क्वायर। s इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन। ut, u क्या है? इनिशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। उसकी वैल्यू कितनी है? इस u की वैल्यू कितनी है? 0 है, शाबाश। प्लस ऑफ हाफ at का स्क्वायर। अब a की जगह हमने क्या यूज करना है बच्चे? g यूज करना है, और कैसा g यूज करना है? पॉजिटिव, बिकॉज इट इज कमिंग इन द
डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से हमारे पास y की इक्वेशन आ गई, हाफ ऑफ gt का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हमने t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। x इज इक्वल टू ut फाइंड किया था अभी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से t की वैल्यू क्या आ गई थी, x अपॉन u। बच्चे इस टाइम की वैल्यू को आप देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो टाइम की वैल्यू आ रही है, वर्टिकल कंपोनेंट में जो टाइम की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन हम वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, टी की वैल्यू, सिंपल सी बात है ना। तो y में अगर हम हाफ जी टी के स्क्वायर में t को पुट करेंगे एंड x बाई यू, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, हाफ ऑफ जी एक्स बाई यू होल का स्क्वायर। इसको जब हम खोलेंगे है ना, इसको जब हम ओपन करेंगे, सो यू विल गेट g 2u का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। बच्चे अगर आप ध्यान से देखो, ये जो g है, ये जो 2 है और ये जो u है, दे आर द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, g की वैल्यू इज व्हाट, g की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, करो बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, इट इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, g की वैल्यू ये होती है डिवाइडेड बाय 2u का स्क्वायर। बच्चे g की वैल्यू फिक्स 2 तो 2 ही है ना, 2 क्या अपना रूप बदलेगा, कांस्टेंट है यार। u का स्क्वायर यानी कि जिस इनिशियल वेलोसिटी, कौन सी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से हमने फेंका था बॉल को, हमें पता है वो वेलोसिटी क्या है। ठीक है, वो हमें पता है वेलोसिटी क्या है, सो इसको हम कांस्टेंट की तरह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो दिस पार्ट विल बी व्हाट, दिस पार्ट विल बी अ कांस्टेंट इनटू एक्स का स्क्वायर। तो बच्चे ये किस टाइप की इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल्स टू के एक्स का स्क्वायर। अगर मैथमेटिकल टूल्स देखा होगा तो पता होगा। हम्म, अगर मैथमेटिकल टूल्स देखा है तो ये आइडेंटिफाई हो गया होगा कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, है ना, पैराबोला है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, हेंस द ट्रेजेक्टरी विल बी व्हाट, पैराबोला। मतलब अगर हम ऑब्लिक की बात कर रहे हैं या फिर अगर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं, इन बोथ द केसेस हमारे पास कैसा ट्रेजेक्टरी आ रहा है बच्चे, पैराबोला आ रहा है। ठीक है, इट इज पैराबोला। अब डिफरेंट डिफरेंट थीटा के एंगल्स में मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया था, स्ट्रेट लाइन कब आ सकता है, वो वाले केसेस को नोट्स में नोट कर लेना। और यहां पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में यू हैव टू रिमेंबर दैट द ट्रेजेक्टरी इज व्हाट, ट्रेजेक्टरी इज पैराबोला। ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट, अब देखो बॉल को अल्टीमेटली जब हमने छोड़ा है ना, हमने उसको ऐसे नहीं छोड़ा है कि वो पहले कुछ ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, नहीं बच्चे, हमने उसको हॉरिजॉन्टली छोड़ा है। और जब भी मैं किसी चीज को हॉरिजॉन्टली छोड़ रही हूँ, लेट सपोज मैंने ये पेन छोड़ा, आ रहा है तुम लोगों के पास, पेन छोड़ा है ना, ऐसे करके, अब छोड़ूंगी तो जाएगा, फिर गिर गिर जाएगा है ना, फिर मुझे स्टॉप स्ट्रीम करके पेन उठाना पड़ेगा और फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। समझ जाओ कि मैंने पेन को छोड़ा है तो ये पेन ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, सीधा के सीधा नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे सीधा क्या आएगा बच्चे, टाइम ऑफ डिसेंट आएगा, डिसेंट मतलब फॉलिंग टाइम। ठीक है, डिसेंट मीन्स फॉलिंग टाइम। So the time taken by the body to reach the ground from its maximum height, टावर के ऊपर चढ़ रखे हैं ना, maximum height is called the time of descent. Along the vertical direction अगर हम बात करें बच्चे, initial velocity was equals to 0, initial velocity was equals to 0, acceleration ay की value was plus of g, acceleration की value was plus of g, displacement was s is equals to h। अगर हम total height की बात करें, कितना टावर का height था, टावर का हाइट वाज h, सो डिस्प्लेसमेंट इज h बच्चे। सो टाइम टेकन को हम लिख देंगे td, विच इज द टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। सो ऑन सॉल्विंग वी विल गेट द सोल्यूशन। सो फ्रॉम s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ 80 का स्क्वायर से बच्चे हम यहाँ पे सिंपली u को क्या पुट कर देंगे 0, s की वैल्यू को क्या पुट करेंगे h, t की वैल्यू को क्या पुट करेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, s की वैल्यू इज व्हाट h, u की वैल्यू इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट, तो u की वैल्यू इज 0, t की वैल्यू इज व्हाट, टाइम ऑफ डिसेंट यानी कि हाफ जी डी डी का स्क्वायर। ठीक है, h की वैल्यू आ गई, सबको समझ, बताओ भाई, यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है, क्लियर और नॉट, h इज इक्वल टू हाफ जी टी डी का स्क्वायर, यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है, अभी तक कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं किया, सिर्फ ये दिमाग में बिठाकर चल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हम इनिशियली कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा,
हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव में रहेगी। किसी एक पर्टिकुलर जर्नी में पी पॉइंट कंसिडर करके वहां पे अगर हम चेक करें तो वहां पे हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स मिलेंगे। वहां से हम इक्वेशन बिल्ड करा, हमने इक्वेशन बिल्ड करने पे पता चला कि ये जो ट्रेजेक्ट्री रहेगी वो पैराबोलिक रहेगी। उसके बाद हम क्या फाइंड करें, टाइम ऑफ डिसेंट की। यार किसी भी बॉडी को जब हम छोड़ रहे हैं ऊपर से तो उसको गिरने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, उसको गिरी हुई बनने में कितना टाइम लगेगा, गिरने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सो एच इज इक्वल टू हाफ जी टी डी का स्क्वायर। सिंपली अगर हम फाइंड करें तो टी डी केम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 2hg। यू हैव टू सीटीएम इट, यू हैव टू सीटीएम इट। अगर मैं बात करूं कि आपके पास पिछले ऑब्लिक के केस में जो टाइम आया था दैट वाज इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, अगर आपको याद हो, है ना। वहां पे हमारे पास एंगल की कंट्रीब्यूशन आई थी। बट यहाँ पर टाइम ऑफ डिसेंट क्या आ रहा है बच्चे, अंडर रूट ऑफ 2gh। मतलब अगर मुझे किसी भी चीज का फॉलिंग टाइम निकालना है कि उसको मैंने किसी हाइट टावर से छोड़ा है जिसकी हाइट h है, तो उसको गिरने में कितना टाइम लगेगा, सिंपली मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू हाइट ऑफ द टावर जिसपे हम खड़े हैं डिवाइडेड बाई g। This would be the total time which a body will take to fall, ठीक है, when projected horizontally from a tower, from a tower. I hope you got my point. चलिए नेक्स्ट आता है रेंज। रेंज क्या होता है बच्चे, range is the maximum horizontal distance traveled by the body while it touches the ground is called a range। अगर oblique projectile में range की definition बताऊं तो मैं याद करवाऊं, it was basically if this was x axis, this was y axis, यहाँ से हमने किसी बॉडी को छोड़ा with the u velocity, ठीक है बच्चे। तो यहाँ जहां से हमने छोड़ा है कोई भी बॉडी घूम के ऑन एक्स एक्सिस ग्राउंड लेवल पर वापस आ जा रही है, तो कितना हमें टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ा इन द एक्स डायरेक्शन, दैट वाज रेंज, दैट वाज रेंज। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हम ये जो रेंज होती है ना बच्चे, ये हम टावर की जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना ग्राउंड लेवल, वहां से लेकर दैट पॉइंट जहां पर हमारा प्रोजेक्टाइल गिरेगा, लेट अस सपोज कोई बॉल है या कुछ भी है वो फॉल होगा, तो इस टावर और उस पॉइंट के बीच का जो रेंज है ऑन द ग्राउंड लेवल इटसेल्फ, उसको रेंज बोलते हैं, ठीक है। वहां पे दोनों ग्राउंड लेवल पे थे, यहाँ पे टावर से हमने छोड़ा है तो टावर का ग्राउंड लेवल और वो पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल जहां पर बॉडी आकर फॉल करेगी, दैट इज नोन एज द रेंज। So the maximum horizontal distance traveled by the body while it touches the ground is called what? Is called range. ठीक है? So as the horizontal velocity is constant, बच्चे you know that कि throughout the journey हमारे पास जो horizontal velocity थी वो क्या रही है, वो constant रही है। Throughout the journey हमारी जो horizontal component है वो क्या रहा है, constant रहा है, ठीक है। So range R को हम क्या लिख सकते हैं, आप range क्या है, horizontal direction में है, तो यहाँ पे जब हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या निकलेंगे, यहाँ पे रेंज इज बेसिकली व्हाट, अगर मैं डायरेक्शन की भी बात कर रही हूँ साथ में डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ डिसेंट, कितना टाइम लगा किसी बॉडी को गिरने में, अगर मैं उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ मेरे पास रेंज आ जाएगी। डोंट गेट कंफ्यूज, सिंपली होता है ना बच्चे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये वाला तो सबका फेमिलियर है ना। अब यहाँ पे डी की जगह हमने क्या लिखा है, रेंज। अब स्पीड की जगह क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बिकॉज रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है। तो कंपोनेंट भी कौन सा लेंगे वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल वाला, इनटू टाइम ऑफ डिसेंट, कितना टाइम लगा उसको फॉल करने, ठीक है बच्चे। सो यू इंटू टी डी आ जाएगा, एंड टी डी का अभी हमने फॉर्मूला फाइंड किया है टाइम ऑफ डिसेंट का, दैट इज 2 अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, वेयर h इज व्हाट, height of tower, g is what, acceleration due to gravity। बिल्कुल ध्यान से सुनो, कंसंट्रेशन से, है ना, नो मस्ती एट ऑल, नो मस्ती एट ऑल, बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनोगे तो आज ये लेक्चर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। सो यहाँ से बच्चे रेंज की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, रेंज इज इक्वल टू यू
अंडर रूट ऑफ 2h/g। यू हैव टू CTM इट। वहां पे भी हमने मैक्सिमम हाइट रेंज के फॉर्मूलाज को याद किया था ना ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में। आपको क्या करना है ना, जब नोट्स बनाओगे क्या करना, एक पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, ठीक है। लेट अस सपोज इफ दिस इज योर पेज ऑफ द कॉपी, ठीक है, डिवाइड इट इन 3 पार्ट्स। एक पे लिखना ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, दूसरे पे लिखना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तीसरे पे लिखना इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। फिर आगे इनकी इक्वेशन ऑफ मोशंस, कंडीशंस, रेंज के फॉर्मूला, हाइट के फॉर्मूला, वेलोसिटी के फॉर्मूलाज सब नोट कर लेना, ठीक है। जब कंपैरिजन में लिखोगे ना एक ही पेज पे तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। सो रेंज इज इक्वल टू व्हाट, u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी। जैसे हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में किसी पॉइंट पी पर एट सम टाइम टी, जब बिल्कुल हम जर्नी के बीच में कोई पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, वहां पे हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स देखे थे। वेलोसिटी इज व्हाट, अ वेक्टर क्वांटिटी। आप वेक्टर क्वांटिटी है अगर, तो उसके पास एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स हैं एट सम पॉइंट पी, तो हम सिंपली उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। बताओ कैसे निकालेंगे, हाउ वी विल बी फाइंडिंग द वेलोसिटी। हम्म कैसे निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी। सिंपली हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करेंगे एंड उनका अंडर रूट में कोफिशिएंट्स का स्क्वायर ले लेंगे। बता रही हूँ, देखो सुनो ध्यान से। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी, लेट द बॉडी बी एट पॉइंट पी आफ्टर एनी टाइम टी। वही चीज चल रही है, अभी बॉडी कहाँ पे है, किसी पी पॉइंट पर है, वहां पर उसके पास दो कंपोनेंट्स है बच्चे, एक्स कंपोनेंट एज वेल एज वाई कंपोनेंट, यानी कि मैं बोलूं वी एक्स और वी वाई, दो कंपोनेंट्स है हमारे पास। एंड ये जो वेलोसिटीज है वो बच्चे एक्स और वाई डायरेक्शन के लॉन्ग, एक्स और वाई डायरेक्शन के लॉन्ग वेलोसिटीज इज वी एक्स एंड वी वाई। horizontal component of velocity, you know that मैं starting से बोलती आ रही हूँ, in the case of oblique projectile as well as in the case of horizontal projectile, that horizontal velocity का जो component रहता है वो change नहीं होता, यानी कि vx की जो वैल्यू है वो u ही रहेगी, ठीक है। vx की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी बच्चे, u ही रहेगी। सो द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या आ जाएगा, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस में अगर हम बात करेंगे बच्चे, vy इज इक्वल टू uy प्लस ऑफ gt आ जाएगा। फ्रॉम हेयर वी नो दैट कि u का जो कंपोनेंट है इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट जो है दैट इज इक्वल्स टू 0। सो vy की वैल्यू क्या आ गई, फ्रॉम हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ vy इज इक्वल्स टू g इनटू t। डायग्राम में समझते हैं इसको, देखो इनिशियली हमने प्रोजेक्टाइल को यहाँ से छोड़ा विद सम u वेलोसिटी, दिस इज बेसिकली x डायरेक्शन, दिस इज द y डायरेक्शन, नीचे वाली साइड, ठीक है बच्चे। ये जो रेड वाला पाथ है दिस इज द ओरिजिनल पाथ, ठीक है, बिकॉज बॉडी तो किस तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। सो लेट अस टेक अ पॉइंट पी, यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट लिए हैं, वी एक्स इज इक्वल्स टू यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वी वाई का कंपोनेंट लिया है विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट, जी टी। वी वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, जी टी। सो दिस इज बेसिकली व्हाट द टोटल वेलोसिटी एट पॉइंट पी। एंड अगर मैं बोलूं कि टावर के बिल्कुल एंड पॉइंट से लेकर ग्राउंड तक का वो डिस्टेंस मैं अगर मेजर करूं जहां पे मेरी बॉडी आके फॉल होगी, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज रेंज, ठीक है। बिल्कुल एकदम साफ शब्दों में आसानी सी लैंग्वेज में बता रही हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाई चांस अगर कोई कंफ्यूजन आती है सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो फॉर योर डाउट्स, ठीक है। आई विल एंटरटेन योर डाउट्स देयर। बट इसमें अगर तुम फुल कंसंट्रेशन से लेक्चर सुन रहे हो ना, बिना बतिया कर, बातें नहीं करनी है, अगर बीच में गप्पे मार रहे हो फिर प्रॉब्लम आएगी, बट अगर बातें नहीं कर रहे हो, फुल कंसंट्रेशन से सुन रहे हो, तो इससे कोई इजी टॉपिक ही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, सो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज क्या हो जाएगा बच्चे, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, आपको पता है कॉफिशिएंट्स हमने क्या करने हैं, इसके स्क्वायर करके एड अप करने हैं। तो आपको पता है वी एक्स की वैल्यू क्या है u, वी वाई की वैल्यू इज जी टी, इसका स्क्वायर करके एड अप करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल वेलोसिटी। अब बात आती है जो वेलोसिटी है ना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बनाती है, पता है ये चीज तुम्हें, है ना, यू नो दिस थिंग।
अगर मैं बोल रही हूँ दिस इज द केस, दिस इज द बी वेक्टर, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है बच्चे। सो द एंगल बिटवीन द बी वेक्टर एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज व्हाट, अल्फा। अल्फा बेसिकली जो अल्फा होता है, देखो यश ने भी पूछा था ये मेरे से ऑन द टेलीग्राम ऑल्सो कि मैम अल्फा क्या है ना, नहीं उसने थीटा के बारे में पूछा था कि मैम थीटा क्या है। बच्चे वहां पे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में थीटा वाज द एंगल, theta was the angle between velocity vector of the projection and the horizontal component, ठीक है। एंड अगर मैं किसी भी रास्ते में किसी भी पी पॉइंट पर लेट अस सपोज बी वेक्टर ड्रॉ करती हूँ, वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करती हूँ, तो उसका जो एक्स कंपोनेंट और टोटल वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसके बीच का एंगल इज अल्फा, ठीक है। थीटा वाज द एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, alpha is the angle between the horizontal component in a journey at a point and the total velocity component at that point, ठीक है। सो यहाँ पे अगर बच्चे मुझे डायरेक्शन निकालनी हो वेलोसिटी वेक्टर की एट पी पॉइंट, क्या रहेगी एट पी पॉइंट वेलोसिटी वेक्टर की हमारे पास क्या डायरेक्शन रहने वाली है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम फाइंड करेंगे tan ऑफ अल्फा करके। यू नो दैट tan ऑफ अल्फा में क्या करते हैं हम, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर देते हैं, यानी कि जीटी डिवाइडेड बाय यू। सिंपली ऑन रीअरेंजिंग, अगर मैं अल्फा, दिस इज द एंगल ऑफ p vector and horizontal component of velocity, ठीक है। सो यहां से अल्फा कम्स आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ जीटी बाय, tan इनवर्स ऑफ जीटी बाय, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस। अब ये जो हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कर दिया ना, इसकी अब हम एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। एप्लीकेशंस में हम कुछ और चीजें आगे सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जस्ट टेक अ चिल पिल ब्रेक एंड ड्रिंक सम वाटर। एंड यहाँ तक आई गेस सबको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। इट वॉज इजी। हम्म देखो ध्यान से सुनना, दिस केस इज इंपॉर्टेंट ना, दिस केस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा यहाँ पे बोल रहे हैं कि इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, वही सेम चीज, किसी बॉडी को टॉप ऑफ द टावर से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया। हॉरिजॉन्टली का मतलब समझ आता है ना यार, अब तक तो सबको क्लियर हो जाना चाहिए। पहले हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन कर रहे थे लाइक दिस, अब हम ऐसे फेंक रहे हैं उसको, बॉडी को सीधा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो द लाइन जॉइनिंग दैट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से हमने बॉडी को फेंका, टू द पॉइंट जहां पर आकर बॉडी गिरी है, अगर मैं इस लाइन को जोड़ देती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मेरे पास 45 डिग्री का एंगल बन रहा है विद द ग्राउंड। कौन सी लाइन को जोड़ा है बच्चे, जहां से हमने प्रोजेक्शन की है, जहां से हमने प्रोजेक्शन की है, टू दैट पॉइंट जहां पर बॉडी इज फॉल, बॉडी इज फॉलिंग, ठीक है। सो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि ये जो लाइन है ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है विद व्हाट, विद द विद द ग्राउंड, तो यहाँ पर एक कंडीशन आती है दैट मैक्सिमम हाइट, यानी कि द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू रेंज। आप बता सकते हैं कोई मुझे इन द कमेंट सेक्शन ऐसा क्यों आया, कौन बताने वाला है, आई एम देयर ओनली विद यू। एच इज इक्वल्स टू आर, एच इज इक्वल्स टू आर हमारे पास क्यों आया बच्चे, कॉमन सेंस। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में सुना हुआ है ना, इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब डायग्राम पे मत जाना, बस आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन पे जाना, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होती है, इफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल देन दीज टू साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। जो एंगल्स बना रही हैं साइड्स, वो साइड्स भी बराबर होंगी। आप कॉमन सेंस है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। इफ दिस इज 90 डिग्री बच्चे, ये 45 गिवन है, तो ये तो ऑटोमेटिकली 45 ही होगा। किस महान हस्ती को इसमें भी डाउट आ गया, 45 प्लस 45 प्लस 90,
विल गिव यू व्हाट, विल गिव यू 180। ठीक है, सो बच्चे यहाँ पर सिंपली हम क्या बोलेंगे, दैट हाइट इज इक्वल्स टू रेंज। जब ये वाली कंडीशन को फॉलो करो, हाइट और रेंज के फॉर्मूलाज को इक्वेट करो। हाइट का फॉर्मूला हमने अभी निकाला था, दैट केम आउट टू बी हाफ जी टी डी का स्क्वायर। हाइट का फॉर्मूला कैसे निकाला था बच्चे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी का स्क्वायर करके, इसमें एस को हमने y रखा था एंड यहाँ a को हमने g रखा था, इनिशियल कंपोनेंट वाज 0, सो हाफ जी टी डी का स्क्वायर आ गया था। सिमिलरली हमने रेंज फाइंड किया था, रेंज केम आउट टू बी u इनटू अंडर रूट ऑफ 2h बाय g। ठीक है, यहाँ पे रेंज क्या था, x डायरेक्शन में बात कर रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो इट केम आउट टू बी वेलोसिटी ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज u इनटू टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट क्या आया था बच्चे, अंडर रूट ऑफ 2hg। जब हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं ना, दैट हाइट इज इक्वल्स टू रेंज इन दिस केस, जब हमारे पास एंगल 45 डिग्री है, कौन सा एंगल, डोंट गेट कंफ्यूज। अगर हम एक लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, कौन सी लाइन को, जहां से हम चीज को फेंक रहे हैं टू दैट पॉइंट जहां पर चीज ड्रॉप हो रही है, इस लाइन का एंगल विद द ग्राउंड लेवल इज 45 डिग्री। सो फ्रॉम हियर वी गेट अ कंक्लूजन दैट कि टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट, 2u by g। टाइम इज इक्वल टू व्हाट, 2u by g। अब देखो जो ऊपर वाला टाइम था ना बच्चे, वो हाइट की टर्म्स में दे रखा था, देख दैट हाइट की टर्म्स में टाइम इज 2h by g एंड दिस इज द जनरल केस। बट अगर हमारे पास ये 45 डिग्री वाली कंडीशन फॉलो अप हो जाती है और हमें h इज इक्वल टू रेंज दे रखा है, यानी कि हमें हाइट इज इक्वल टू रेंज दे रखी है, सो इन दैट केस हम क्या करेंगे दोनों को इक्वेट करेंगे एंड फ्रॉम हियर वी विल फाइंड द रिलेशन दैट टाइम इज इक्वल्स टू 2u by g, where u is what, u is the initial horizontal velocity, right, यानी कि total velocity divided by g, g is the acceleration due to gravity। एंड इसको याद रखना है बच्चे, इसको याद रखना है, दिस केस इज इंपॉर्टेंट, इसको मेमोराइज रखना। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, a body is projected horizontally from the top of the tower and the line joining the point of projection and the striking point makes an angle of 45 degree with the ground, then the displacement is equals to under root of 2h or under root of 2r। अब देखो 45 डिग्री के केस में मैंने अभी तुम्हें बताया that height is equals to range। 45 डिग्री के केस में आइसोसेलेस ट्राइंगल बनती है सो अकॉर्डिंगली हमारे पास जो हाइट रेंज के इक्वल आती है, अब वो बोल रहे हैं जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो भी बराबर आएगी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2h और अंडर रूट ऑफ 2r। कहने का मतलब है अगर मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट मेरे पास अंडर रूट ऑफ 2h आ गई, तो ये कॉमन सेंस है, मैंने हाइट इक्वल्स टू रेंज बोला हुआ है अंडर द केस ऑफ 45 डिग्री, तो उसको हम अंडर रूट ऑफ 2r भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2r भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम द फिगर अगर हम देखें ध्यान से, फ्रॉम द फिगर अगर हम चेक करें बच्चे, tan ऑफ 45 डिग्री, tan थीटा क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आई होप यू रिमेंबर द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। sin थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा वाज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेकेंट इसका उल्टा बच्चे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, एंड सेकेंट इसका उल्टा यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। व्हाट अबाउट tan, tan होता था साइन अपॉन कॉस यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट क्या होता था हमारे पास बच्चे, कॉस अपॉन साइन यानी कि कोटेंजेंट क्या हो जाता है, tan का उल्टा यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे अगर मैं tan ऑफ थीटा देखूं, दिस इज बच्चे 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, तो जो 90 डिग्री की साइड लगती है ये वाली, ये क्या होती है परपेंडिकुलर, इसके ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और जिसमें हमारा थीटा एंगल लगता है दैट इज बेसिकली व्हाट, बेस, दैट इज बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करो h अपॉन r, अब h अपॉन r हमें पता है इक्वल है, from the case of 45 degree angle we know that h is equals to r, so from here we get that tan of 45 degree से हमारे पास क्या आ जाएगा, h is equals to r आ जाएगा। दिस इज द कंडीशन हाउ वी बिल्ड कि tan of 45 डिग्री से हमारा h equals to r कैसे आया, बट मैंने आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे दी हुई है ऑलरेडी इसकी आइसोसेलेस ट्राइंगल से। ठीक है बच्चे, तो अगर हम फर्दर डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट क्या है, AC, ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना,
तो इस पॉइंट से लेके अगर मुझे इस पॉइंट तक जाना है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, सीधा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, AC है। अब AC को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस का स्क्वायर करके, ठीक है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है ना हमें। AC ट्राइंगल बन रही है ये, दिस इज B, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री, दिस इज बेसिकली व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना बच्चे, तो ये क्या से आ जाएगी, AC इज इक्वल्स टू बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ऑफ BC यानी कि बेस का स्क्वायर, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस पार्ट, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। सो अब आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर और बेस है वो क्या है, दोनों बराबर हैं, H इज इक्वल्स टू R का कंडीशन फॉलो अप हो रहा है, H इज इक्वल्स टू R का कंडीशन इज फॉलोड अप। सो बस सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, इट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ H का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2H, और यू कैन से इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2R बिकॉज सिंस RH इज इक्वल्स टू R, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, सो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इन केस ऑफ angle 45 degree, H is equals to R and displacement is equals to under root of 2H or under root of 2R. I hope you got the point. Easy है। Next is the problem. Next problem क्या है बच्चे, देखो next problem देखते हैं। A particle is projected horizontally with a speed u from the top of an inclined plane at an angle theta with the horizontal. How far from the point of projection will the particle strike the plane? ठीक है, मतलब अगर मैं इसमें बोलूं आपको किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, आपको रेंज की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। व्हाट दे आर सेइंग इज कि एक पार्टिकल है, पढ़ो जरा प्रॉब्लम। देख, there is a particle which is projected with a horizontal speed as u from the top of the inclined plane at an angle of theta with the horizontal, ठीक है। How far from the point of projection will the particle strike the plane? See, आप यहाँ पर हमें क्या पूछ रहे हैं, हमें इस x की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है, कि कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन। सिंपल है बच्चे, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल इक्वेशन से। देखो r की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, अच्छा नहीं ये वाला डिस्टेंस पूछा है ना, कौन सा डिस्टेंस पूछा है, एक मिनट, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक, r पूछा है बच्चे, है ना, इसमें हमें r की वैल्यू पूछी है। तो सिंपली हम कैसे फाइंड करेंगे, लेट दिस बी डिस्टेंस ऑफ x, लेट दिस बी डिस्टेंस ऑफ y। अब कंफ्यूज नहीं होना है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यहाँ पे हमें ये एंगल 45 नहीं दे रखा, दिस इज द जनरल केस, दिस इज द जनरल केस, इज इट क्लियर। पिछले वाले केस में प्रॉब्लम 1 में इट वाज गिवन दैट कि ये जो एंगल है दिस वाज 45 डिग्री, बट यहाँ पर इट इज नॉट गिवन एज 45 डिग्री। तो अगर मैं जनरल केस r की वैल्यू फाइंड करूं, आपको पता है दैट विल बी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ऑफ कोर्स जब वो यहाँ पर आके गिरा है बच्चे, तो उसके पास x कंपोनेंट है, उसके पास y कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का, है ना, कुछ x की साइड पे डिस्प्लेसमेंट हुई है, कुछ y की साइड पे डिस्प्लेसमेंट हुई है जब वो नीचे गिरा है। तो अगर मैं r की वैल्यू बताऊं, r की वैल्यू विल बी सिंपली x स्क्वायर प्लस ऑफ y का स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास y बाय x क्या आ जाएगा बच्चे, अगर मैं tan ऑफ थीटा चेक करना चाहूँ इसका, tan ऑफ थीटा इज बेसिकली व्हाट, perpendicular upon base, perpendicular side is y, base is x, so range आ गया y by x is equals to tan of theta। so यहाँ से बच्चे अगर मुझे y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है तो सिंपल सी बात है, मैं y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकती हूँ सिंपली, if y by x is equals to tan of theta then y is equals to x tan of theta, ठीक है। so
y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो इन टर्म्स ऑफ x, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, x का स्क्वायर कॉमन, अंडर रूट में से जब x का स्क्वायर वापस आएगा बच्चे बाहर आएगा, अंडर रूट मीन्स 1/2, तो जब अंडर रूट से बाहर आएगा इट विल बी x, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब जो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का होल का अंडर रूट होता है ना बच्चे, दैट इज बेसिकली व्हाट, सेकंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो अगर हम सेकंड स्क्वायर का अंडर रूट उधर लेकर जाएं, बोथ साइड्स हम अंडर रूट ले लें, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल्स टू x इनटू सेकंड थीटा। r इज इक्वल्स टू x इनटू सेकंड थीटा। अब यहां से भी नो दैट कि जो x की वैल्यू है दैट इज बेसिकली व्हाट, u इनटू t। u इज बेसिकली व्हाट बच्चे, u इज द टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बोल सकते हो और सिंपली टोटल वेलोसिटी भी बोल सकते हो इनिशियल की, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसकी वैल्यू सेम ही रही है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है बच्चे। तो यहां से मैं सिंपली क्या फाइंड कर सकती हूँ, रेंज इज इक्वल टू x इनटू सेकंड स्क्वायर थीटा। नाउ आवर मोटिव इज टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन अगेन। ध्यान से सुनना, दोबारा बता रही हूँ कि क्या पढ़ा रही हूँ इस केस में। ये वो वाला केस है जिसमें हमें 45 डिग्री जनरल एंगल नहीं दे रखा, हमें पूछा है कि जहां से प्रोजेक्शन करी और जहां पर आकर बॉल फॉल होगी तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रही हूँ उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर लिखा, फिर मैंने सारा का सारा इक्वेशन एक ही वेरिएबल में बिल्ड करने की कोशिश करी, दैट इज इक्वल्स टू x के केस में। मतलब मैंने जो y था उसकी भी वैल्यू को पुट कर दिया इन टर्म्स ऑफ x इटसेल्फ। तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई x इनटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ से बच्चे रेंज आ गया मेरे पास, इट इज इक्वल्स टू x इनटू सेकंड थीटा। अब ये जो x था ना, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना, दिस इज बेसिकली द रेंज। अब रेंज के फॉर्मूला में मुझे पता है x की वैल्यू को मैं u इंटू टी लिख सकती हूँ, है ना। अब जो u इंटू टी है बच्चे, दिस इज बेसिकली मैक्सिमम केस था, 1 मिनट बच्चे। इसको हम रेंज नहीं बोल सकते बच्चे, x को वी कैन नॉट से रेंज, रेंज क्या होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस। इसको ऐसे बोल सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड ऑन द x एक्सिस, ठीक है। रेंज होता है मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। टावर से लेकर एक्स एक्सिस पर अगर मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें कितना होगा, दैट इज रेंज। बट दिस इज द जनरल केस कि लेट अस सपोज जिस एंगल पर फेंका है तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर नहीं किया, कुछ डिस्टेंस कवर किया जिसको हमने एक्स लिखा है, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू बच्चे u इंटू टी। वाई की वैल्यू अगर मैं बात करूं, वाई आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट इज 0, सो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। y बाय एक्स करो, शाबाश, y बाय एक्स करो। टी से टी क्या कट बच्चे, हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू टी। टी से टी जाएगा कट और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू जी टी डिवाइडेड बाई 2a। अब ये जो y बाय एक्स है, दिस इज व्हाट, दिस इज tan ऑफ थीटा ओनली, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, जी टी डिवाइडेड बाई। अब हमने क्या करना है, हमने टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। टी क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास, टी केम आउट टू बी 2u डिवाइडेड बाई जी इनटू tan ऑफ थीटा। ध्यान से देखना, टी केम आउट टू बी 2u डिवाइडेड बाई जी इनटू tan ऑफ थीटा, वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी, where u is the initial velocity, g is the acceleration due to gravity, theta आपको पता है, theta you all know, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर वी फाइंड दैट x इज इक्वल टू u इंटू टी के बीच में बच्चे हमने t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया टू दिस, ठीक है। x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू को हमने फर्दर किस में सब्स्टिट्यूट कर देना, r की वैल्यू में, ठीक है। r की वैल्यू में हमें x चाहिए था, x की वैल्यू में हमें t चाहिए था। t के लिए हमने इक्वेशन बिल्ड करी, tan ऑफ थीटा की, ठीक है। यहां से हमें t की वैल्यू मिली, t से हमें x की वैल्यू मिली, x से हमें रेंज मिल गया, रेंज नहीं सॉरी r की वैल्यू मिल गई, ठीक है। r इज बेसिकली द डिस्टेंस
between the projection point and the point where the body falls. If it covers some distance y in the vertical direction and some distance x in the horizontal direction. So range के आगे बचे, range के amount to be 2u का square divided by g tan of theta into secant of theta. इसको हम further rearrange कर सकते हैं. We can further rearrange it. अगर आपको sin theta और tan theta के functions use करके उसको rearrange करना है, आप उसको कर सकते हो. tan of theta और secant of theta को sin cos की terms में भी लिखना हो तो कर सकते हो. ठीक है? Okay. Next is last part of this chapter. Projectile motion के बीच में अगर मैं बोलूं last part, that is projectile motion on an inclined plane. अब inclined plane का मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे. देखो बच्चे, let us suppose this is the horizontal surface. ठीक है, let us suppose this is a horizontal surface. ये x axis है, ये y axis है. ध्यान से सुनना, this is x axis, this is y axis. अब अगर तो मैं यहाँ इस कॉर्नर पे खड़ी होके बॉल को फेंक रही थी, दिस वाज एन ऑब्लिक मोशन. अगर मैं यहाँ पर इस कॉर्नर पे खड़ी होके, लेट अस सपोज दिस इज अ ग्राउंड लेवल. ठीक है बच्चे, यहाँ पर कॉर्नर पर ओरिजिन पर मैं खड़े होकर बॉल को ऐसे फेंकी तो दिस वाज ऑब्लिक मोशन. अगर मैं इससे थोड़ा सा ऊपर चले गई, यहाँ पर टावर पर, ठीक है, टावर से मैंने बॉल को फेंका, दिस वाज एन हॉरिजॉन्टल मोशन. इसको मैंने ऐसे फेंकने की कोशिश करी बट वो बॉल जो थी, ध्यान से देखना, वो बॉल ऐसे को गई डाउनवर्ड, बिकॉज धरती उसको नीचे की तरफ खींच रही थी. इंक्लाइंड प्लेन क्या है ना बच्चे, इफ दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसके ऊपर इमेजिन करो लाइक दिस काइंड ऑफ सरफेस विच इज इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा. ठीक है, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर है ये प्लेन. अब इस प्लेन के ऊपर खड़े होकर मैंने किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया है, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है, अब ये जो लेवल है ना बच्चे, दिस इज नॉट द ग्राउंड लेवल, दिस इज नॉट द ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल क्या है, ये वाला. ठीक है, ग्राउंड लेवल इज दिस वाला. दिस इज सम इंक्लाइंड प्लेन विच इज एट सम एंगल विद द ग्राउंड. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. आगे अभी डायग्राम दिखाती हूँ तो और अच्छे से समझ आ जाएगा. देखो, let a particle be projected with a speed of u from an inclined plane which makes an angle of alpha with the horizontal velocity of the projection makes an angle theta with the inclined plane. ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, ये जो inclined plane है ना, ये जो येलो वाला है, येलो वाला इज बेसिकली व्हाट, येलो वाला इज द इंक्लाइन. ठीक है, ये जो येलो वाला है ना बच्चे, ये अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं, ग्राउंड लेवल की बात करूं, इसके साथ कितने एंगल पे बच्चे, इट इज एट सम एंगल अल्फा. ठीक है, एट सम एंगल अल्फा. थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द इंक्लाइंड प्लेन. पहले थीटा क्या था, पहले थीटा वाज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि ग्राउंड लेवल और प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी का एंगल था, दैट वाज थीटा, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. यहां पर जो थीटा है ना, दैट इज द एंगल बिटवीन यू वेक्टर एंड दैट सरफेस ऑफ द प्लेन. ठीक है, येलो लाइन आप देख सकते हो, येलो लाइन और यू वेक्टर के बीच में एंगल इज थीटा, येलो लाइन और ग्राउंड लेवल के बीच में द एंगल इज अल्फा. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. ठीक है बच्चे, अब यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट. ठीक है, जब हमारा टाइम क्या था, 0 था. यहां से हमने ऐसे सोचो ना यार, फट्टा है, उस पर खड़े होके हमने कुछ फेंकना है और वो फट्टा ग्राउंड लेवल से किसी एंगल पर है, दैट इज इक्वल टू अल्फा. अब इस फट्टे पर हम खड़े होके किसी चीज को फेंक रहे हैं लाइक दिस. तो अब इस फट्टे पर, फट्टा बोल रहे हो, अब ऐसा ना हो कि तुम लोगों को फट्टा ना बताओ क्या होता है. वुडन टाइप अगर मैं मान के चलूं, है ना, कोई प्लेन बना हुआ है जिसके ऊपर ऐसा होता है ना, बताती हूँ. पार्क्स में देखा होगा तुमने, एक ब्रिज सा बना होता है, पार्क्स में एक ब्रिज बना होता है. समटाइम जो बड़े बड़े पार्क होते हैं, उनके दो पोर्शंस को कनेक्ट करने के लिए देयर इज अ ब्रिज. ठीक है, तो बच्चे ग्राउंड लेवल से अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ ब्रिज की, दैट इज एट सम एंगल ऑफ अल्फा. ठीक है, दैट इज एट सम एंगल ऑफ अल्फा.
अब इस ब्रिज पे खड़े होके अगर मैं किसी बॉल को थ्रो कर रही हूँ विद वेलोसिटी, सो इस ब्रिज के साथ जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर है ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल वो क्या है बच्चे, दैट इज थीटा। ठीक है, आई होप अब समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चे, तो अब ये जो ब्रिज है इसके ऊपर भी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, इसके ऊपर भी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, नहीं। इस ब्रिज के ऊपर भी हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो जी कंपोनेंट है ना उसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अल्फा, ध्यान से सुनना बच्चे। यहाँ पर अगर कंपोनेंट समझ आ गए एक बार तो बड़ा इजी हो जाएगा फिर। जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। हम किसी बॉल को फेंक रहे हैं ऐसे। अब देखो इसमें दो टाइप का एक्सेलरेशन लगेगा, इसमें दो टाइप का एक्सेलरेशन लगेगा। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, दोनों कंपोनेंट्स के ऊपर अगर मैं बात करूं, दो कंपोनेंट्स आएंगे इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। पिछले वाले केसेस में अब तक सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा था। ठीक है, पिछले वाले केसेस में देयर वाज ओनली वर्टिकल कंपोनेंट, बट हियर वी विल बी गेटिंग टू टाइप ऑफ कंपोनेंट्स इन द केस ऑफ एक्सेलरेशन आल्सो। अगर बात करें हम बॉल को फेंक रहे हैं ऐसे ब्रिज पे खड़े होकर, ठीक है, इस बॉल को वापस अपनी तरफ खींच के ड्रॉप करने वाला कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टली लग रहा है दैट इज जी साइन ऑफ अल्फा। ध्यान देना, इसमें जो वर्टिकल कंपोनेंट है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल and vertical component है that are opposite to that of velocity. अब you know that horizontal component of velocity क्या होता है बच्चे, cos थीटा वाला। ठीक है, बट यहाँ पर horizontal component of acceleration क्या है, sin थीटा, sin अल्फा वाला। सॉरी, vertical component of velocity क्या होता है, दिस इज ड्यू टू डायग्राम। मैं ऐसा नहीं है कि रट्टा मरवा रही हूँ, डायग्राम में देखो ध्यान से, अभी समझाती हूँ। वर्टिकल कंपोनेंट की अगर बात कर रही हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रही हूँ, दैट वाज साइन थीटा वाला कंपोनेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन के वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे बच्चे, दैट इज कॉस ऑफ अल्फा, दैट इज कॉस ऑफ अल्फा। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था जी, अब उसके दो कंपोनेंट्स हैं, वन पैरेलल टू द प्लेन, inclined plane, and one perpendicular to the inclined plane. This is the parallel component, this is the perpendicular component. ठीक है, this is the parallel component, this is the perpendicular component. बच्चे this is what, this is the angle alpha. ठीक है, this is the angle alpha, the angle between the g vector and the g cos alpha वाला component is what, alpha. ठीक है, g cos of alpha is the vertical component. अब देखो जहां पे cos आ गया वो जरूरी नहीं horizontal component हो जाएगा, जहां पे cos आ गया वो जरूरी नहीं है कि वो horizontal component हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है बेसिकली, जो डाउनवर्ड लगता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि उसको वापस लेकर जाता है ना। अगर मैं बोल रही हूँ कि बॉल ऐसे फेंकी हमने, तो ये वाला कंपोनेंट जो इसको अपोज कर रहा है ड्यू टू द इंक्लाइंड प्लेन जिसके ऊपर हमने बॉल को फेंका है, जिसके ऊपर से हमने बॉल को फेंका है, दैट इज जी साइन ऑफ अल्फा। ध्यान से रिपीटेड मोड में ये चीज सुनना, अगर नहीं समझ आएगी तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन ऑन द टेलीग्राम, बट इसको बहुत ध्यान से सुनोगे तो अच्छे से समझ आएगा, बहुत ध्यान से सुनोगे तो अच्छे से समझ आएगा। दिस इज द रीजन दैट मैंने ये लेक्चर बिल्कुल शांति से बैठ के तुम लोगों के लिए बनाया है, दैट कि तुम्हें कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो मेरी तरफ से कि मैं चैट बॉक्स में देखूं तो तुम्हें प्रॉब्लम फेस हो। ठीक है, बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन से सुनो कि इफ दिस इज जी तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज जी कॉस अल्फा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज जी साइन ऑफ अल्फा, दैट इज जी साइन ऑफ अल्फा विद द नेगेटिव साइन। आगे चलते हैं बच्चे, क्लैरिटी हो जाएगी। और
हमने एक्स एक्सिस को क्या लिया है, हमने रेफरेंस लिया है एक्स एक्सिस को इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन। अब मैं क्या मान के चल रही हूँ कि बच्चे जो येलो वाला पार्ट है ना, दिस येलो वाला पार्ट इज व्हाट इज योर डायरेक्शन ऑफ प्लेन which is in the direction of x axis, ठीक है, which is in the direction of x axis। अगर मैं बोल रही हूँ कि जो component of initial velocity है, hence the component of initial velocity parallel and perpendicular to the plane are equals to u cos of theta and u sin of theta। तो ये किसी चीज को, किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम, आपको पता है बच्चे इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट पैरेलल है to the plane, that will be u cos of theta and perpendicular to this plane will be what, u sin of theta। यहाँ पे समराइज कर रही हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इज u sin of theta, एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट इज g cos of alpha, ठीक है। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज u cos of theta एंड एक्सेलरेशन का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज g sin of alpha। आई होप यू गॉट दिस थिंग, ठीक है। चलिए, सो अगर मैं सिंपली बोलूं परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जहां पे भी u परपेंडिकुलर आपको लिखा दिखेगा, दैट इज बेसिकली व्हाट u ऑफ साइन ऑफ थीटा, एंड जहां पर भी आपको u पैरेलल लिखा दिखेगा, दैट इज बेसिकली व्हाट u ऑफ कॉस ऑफ थीटा। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। जहां पे भी आपको परपेंडिकुलर दिखा मिलेगा, दैट इज u साइन ऑफ थीटा, एंड जहां पर भी आपको पैरेलल दिखा मिलेगा, u पैरेलल दिखा मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू u cos of theta, the component of velocity in the direction of the inclined plane। Okay, so the component of g along the plane is g sin of alpha and perpendicular to the plane is g cos of alpha। समझ आ गया ना बच्चे, यहाँ पर वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट में cos, बट अगर मैं परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन देखूं तो उसमें आपको क्या मिलेगा, साइन। अब ये चीज रट जानी चाहिए, है ना, ये चीज इतनी बार बता दी मैंने अभी, ये चीज रट जानी चाहिए, बिकॉज हम यहाँ पर जब जी के दो कंपोनेंट्स ले रहे हैं ना बच्चे, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू प्लेन देख रहे हैं, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू प्लेन कौन से वाला आ रहा है, जी कॉस ऑफ अल्फा आ रहा है। और अगर मैं बोलूं कि पैरेलल कौन सा कंपोनेंट आ रहा है जी का टू दिस प्लेन, दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा वाला, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये दो इक्वेशन समझ आ गई तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। पैरेलल कंपोनेंट ऑफ u is u cos of theta, perpendicular component of u is u sin of theta, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ a is minus of g sin of alpha, of course नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है माइनस, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज व्हाट, g cos of alpha। इसको हमने पॉजिटिव में क्यों लिया है, बिकॉज तो धरती माता तो चाहती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, पॉजिटिव है। चलिए, so the particle deaccelerates at a rate of g sin of alpha as it moves from O to P। deaccelerate का मतलब क्या है यार, सिंपल, deaccelerate का मतलब क्या है, ये नेगेटिव का साइन बेसिकली, ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन का पैरेलल कंपोनेंट आया है माइनस ऑफ जी साइन ऑफ अल्फा, इसमें जो माइनस आया बच्चे, दिस इज बेसिकली व्हाट, डीएक्सेलरेशन, दिस इज बेसिकली व्हाट, डीएक्सेलरेशन। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं इसको आगे की तरफ फेंक रही हूँ प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर चढ़ के, देखो लेट अस सपोज दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन और यहाँ से मैंने इसको फेंका, तो बच्चे इसको फेंकने से ना इसके ऊपर दो टाइप की एक्सेलरेशन लग रही है, एक ऐसे वाली और एक ऐसे वाली। मतलब ध्यान से समझना, ऐसे फेंक रही हूँ बट ये ऐसे वापस ग्राउंड की तरफ, तो ये पीछे भी आ रहा है और नीचे भी जा रहा है, पीछे भी आ रहा है और नीचे भी जा रहा है, ध्यान से, पीछे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इसके ऊपर दो कंपोनेंट्स लग रहे हैं, वो वाला कंपोनेंट जो इसको पीछे की तरफ खींच रहा है, दैट इज बेसिकली साइन ऑफ अल्फा एंड दिस शोज डी एक्सेलरेशन, दिस शोज डी एक्सेलरेशन। जब हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में फेंकते हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में फेंके थे तो ऐसे जाके वो फॉल होता था, ठीक है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करती थी, बट यहाँ पर डी एक्सेलरेशन भी होगी। डी एक्सेलरेशन क्यों होगी ना बच्चे, बिकॉज दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन,
दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन भी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से सीधा होना चाहता है, ठीक है। सो ड्यू टू दिस हमारे पास यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा डी एक्सेलरेशन वाला, दैट इज जी साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। सो नेक्स्ट, आप इस केस में हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने वाले हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बच्चे? व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। टोटल टाइम ऑफ द जर्नी जब हमने ऑब्लिक प्रोजेक्शन के केस में देखा था टाइम ऑफ फ्लाइट, इट केम आउट टू बी 2u sin थीटा बाय जी, ठीक है। इट केम आउट टू बी 2u sin थीटा बाय जी। अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन से फाइंड करेंगे ना एक्सप्रेशन, तो इट विल बी वेरी इजी। अगर यहाँ पे बात करें बच्चे हम टाइम ऑफ फ्लाइट की, 2 को 2 ही रहने दो। अब यहाँ जो u साइन ऑफ थीटा था, u साइन ऑफ थीटा को मैं सिंपली बोल सकती हूँ, u साइन ऑफ थीटा को मैं सिंपली बोल सकती हूँ दैट इज बेसिकली द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ u। ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट इज u cos ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज u sin ऑफ थीटा। अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है इन दिस केस, if I want to find the time of flight in this case of a projectile which is thrown at some angle theta from the inclined plane, and this inclined plane is at some angle of alpha with the ground level, तो simply क्या होगा ना, देखो कंपैरिजन करो, 2u perpendicular upon a perpendicular। a perpendicular क्या है आपके पास? you know that perpendicular component of acceleration is g cos of alpha, ठीक है। ऊपर अगर u परपेंडिकुलर आया है तो नीचे एक्सेलरेशन में भी a परपेंडिकुलर आएगा, ऐसे याद रखना। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में केस में आपको टाइम याद है 2u sin थीटा बाय जी। यहाँ पर हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट में जो फॉर्मूला आएगा 2 को 2 ही रखना है। u साइन ऑफ थीटा की जगह हमें पता है दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सो पुट u परपेंडिकुलर, ऊपर u परपेंडिकुलर आया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी परपेंडिकुलर की लगेगी, दैट इज a परपेंडिकुलर। उसके केस में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वहां पे ग्रेविटी g ही लग रही थी तो हमने g डाली थी। बट यहाँ पर जहां पे u का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वहां पे एक्सेलरेशन का भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, ठीक है। वेलोसिटी बेसिकली परपेंडिकुलर आ रही है तो एक्सेलरेशन भी तो परपेंडिकुलर ही आएगी ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, राइट। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन का भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यू नो दैट कि वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज u साइन ऑफ थीटा, एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है बच्चे? g cos ऑफ अल्फा। ऑन सॉल्विंग आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2u साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g cos ऑफ अल्फा। जो मैंने आपको तरीका बताया कंपैरिजन करने का, 3 तरह के प्रोजेक्टाइल्स का, उस तरीके से अगर तुम फॉर्मूलाज लिखोगे तो बड़े इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट। बच्चे मैक्सिमम हाइट हमें पता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए, मैंने तुम्हें याद भी करवा रखी है। ये मैक्सिमम हाइट फॉर द केस ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g ना। u का स्क्वायर साइन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, 2 को छज्जे से नीचे उतारा था और g तो होता ही नीचे है। यहाँ पे अगर बात करें बच्चे, u का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है अगेन, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट का स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर हम इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के केस में भी जो h का फॉर्मूला लिखेंगे, वी विल बी राइटिंग दैट u के परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू a का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सिंपली बच्चे ऑन कंपैरिजन हम लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g cos ऑफ अल्फा, डिवाइडेड बाय g cos ऑफ अल्फा। कंपेयर भी कर सकते हो तुम, कंपेयर ऑल्सो, सो दैट आपको चीजें याद रहेंगी। एक के फॉर्मूलाज याद करने हैं, कंपैरिजन से दूसरे के फॉर्मूलाज लिखते जाने हैं, बस आपको याद क्या रखना है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इनकी वैल्यूज को आपको याद करना है, ठीक है। वैल्यूज को आपको लर्न करना है, ठीक है। इनके वैल्यूज को आपको लर्न करना है। सो आई होप आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करूं बच्चे, सिंपली इन द केस ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल आल्सो, मैंने कैसे फाइंड किया था हॉरिजॉन्टल रेंज को? अगर मैं डिस्टेंस टोटल बोल रही हूँ हॉरिजॉन्टल में कितना कवर हो रहा है,
तो वो पैरेलल वाला केस था ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला ही वेलोसिटी का कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करता था। तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस ऑफ हाफ जी टी का स्क्वायर से अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन निकालने चाहूंगी बच्चे, यहाँ पे यू का पैरेलल कंपोनेंट आएगा, ए का भी पैरेलल कंपोनेंट आएगा। अगर आपको ऑब्लिक प्रोजेक्शन में याद हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता था, राइट? बट यहां पर नोट, इन केस ऑफ oblique projectile, horizontal component does not change, but in case of inclined projectile, horizontal component changes। उसके ऊपर भी क्या लगता है बच्चे, डीएक्सेलरेशन। डीएक्सेलरेशन लगता है कि एक्सेलरेशन लगता है, जो उसको वापस लेकर आना चाहता है, ठीक है। सो यहाँ पे यू पैरेलल इनटू ए पैरेलल दोनों टर्म्स आएंगी बच्चे। यहाँ पे यू पैरेलल आपको पता है क्या होता है, यू कॉस ऑफ थीटा। अब कलर कोडिंग मैंने इसलिए यूज किया तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो, यू पैरेलल में यू कॉस ऑफ थीटा डालो, ए पैरेलल में आपको बताया है ऑपोजिट आएगा साइन ऑफ कॉम्पोनेंट, ठीक है। सो साइन ऑफ अल्फा इंटू जी। सो ऑन सॉल्विंग बच्चे सिंपली आपको क्या करना है, टी की वैल्यू जब हम पुट कर देंगे, टी की वैल्यू निकाली अभी अभी हमने, है ना। टी की वैल्यू थी 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस ऑफ अल्फा। टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा, आपके पास आर की वैल्यू आ गई, ठीक है, आपके पास आर की वैल्यू आ गई। सो बाय सॉल्विंग दिस आर की वैल्यू, अगर मैं मैक्सिमम रेंज की वैल्यू फाइंड करना चाहती हूँ, वहां पे मैक्सिमम रेंज कैसे आया था बच्चे, वहां पे मैक्सिमम रेंज कैसे आया था, साइन वाले जो कंपोनेंट था, साइन वाला जो कंपोनेंट था उसको हमने इक्वेट कर दिया था इक्वल्स टू 1। यानी कि अगर मैं बात करूं, वहां पे थीटा की वैल्यू आ गई थी 45 डिग्री। बट यहाँ पे ना हमारे पास अल्फा की भी कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज इंक्लाइंड प्लेन भी तो सम एंगल पे है ग्राउंड के साथ। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम रेंज की कंडीशन आएगी ना, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस ऑफ अल्फा बाय, ये याद करना। मैक्सिमम रेंज जब आप इसको यूज करेंगे ना बच्चे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करा था मैंने तुम लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हारी, कि जब हम ये वाला एंगल सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द केस ऑफ थीटा, वहां से जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम रेंज का मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम रेंज का मिलेगा। अब फर्दर अगर इसमें दो कंडीशन आती हैं बच्चे, फर्दर इसके अंडर दो कंडीशन आती हैं। Supposedly, the maximum range along the inclined plane when the projectile is thrown upwards. Inclined plane पर चढ़े हैं और हमने किसी बॉल को थ्रो किया है अपवर्ड, लाइक दिस, ठीक है। तो उस केस में जो मैक्सिमम रेंज होती है उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। ये चीज कॉमन रहती है। ऑब्लिक से भी कंपेयर करोगे तो इजीली याद कर सकते हो, ऑब्लिक से कंपेयर करो, ठीक है, उसमें भी ये टर्म आती है। सो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, डिनोमिनेटर में बचे जब हम अपवर्ड फेंक रहे हैं किसी चीज को तो 1 प्लस ऑफ साइन अल्फा, 1 प्लस ऑफ साइन अल्फा। और जब हम मैक्सिमम रेंज फाइंड करना चाहते हैं अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन डाउनवर्ड, जब मैंने किसी चीज को डाउनवर्ड थ्रो किया है बट करा इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर चढ़कर ही है, ठीक है, मैंने किसी चीज को ऊपर फेंकने की बजाय मैंने किसी चीज को ऐसे ड्रॉप किया है, नीचे की तरफ ड्रॉप किया है। इमेजिन करो ना, अगर आप ब्रिज पर खड़े हो, अगर आप ब्रिज पर खड़े हो, आपने बॉल को ऊपर फेंका या आपने बॉल को नीचे फेंका, दो केसेस, ठीक है। ऊपर फेंक रहे हो तो मैक्सिमम रेंज कितनी कवर करेगी, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी 1 प्लस ऑफ साइन अल्फा। अगर नीचे की तरफ फेंक रहे हो तो कितना कवर करेगी बच्चे, रेंज विल बी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी 1 माइनस ऑफ साइन अल्फा। आई होप दिस इज क्लियर और आप ये याद रखोगे, ये यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी 1 माइनस ऑफ साइन अल्फा, दिस इज कॉमन। Alpha is the angle between the inclined plane and the
ग्राउंड लेवल, ठीक है। अल्फा इज द एंगल बिटवीन द इंक्लाइन प्लेन एंड द ग्राउंड लेवल, ठीक है। डायरेक्ट अगर आपको क्वेश्चन आता है बच्चे, अल्फा की वैल्यू गिवन है तो आप इजिली रेंज फाइंड कर सकते हो, ठीक है, आप इजिली रेंज फाइंड कर सकते हो। ये अपवर्ड वाले केस में है जब ऊपर फेंक रहे हैं, एंड ये डाउनवर्ड वाले केस में। ये शॉर्ट नोट्स में लिखा करो चीजें, ठीक है। चलो एमसीक्यू, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, हम्म, पैराबोल, ठीक है। इन ईदर केस वी हैव फाउंड आउट दैट कि प्रोजेक्टाइल क्या रहती है बच्चे, पैराबोला रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम ऑफ डिसेंट, time of descent in the case of horizontal, in the case of horizontal projectile time of descent क्या आता है, अभी आज की क्लास में ही करवाया। टाइम ऑफ डिसेंट क्या आता है इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, यस, सी ऑप्शन, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2h/g, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज, अब इंक्लाइंड प्लेन के केस में अगर हम हॉरिजॉन्टल रेंज देखें तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो देखने जा रहे हैं, ठीक है। बस दिस इज 2 to 3 टॉपिक्स आर लेफ्ट, फिर उसके बाद हमारा प्रोजेक्टाइल इज एंडेड, ठीक है। सो द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज, यू नो द डेफिनेशन, यू नो द डेफिनेशन ऑलरेडी। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ बात कर रही हूँ बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी इज यू, initial velocity is u, acceleration a is 0, displacement is r, time is td, so from s is equals to ut plus of half at का square, range क्या आ गई हमारे पास, u into under root of 2h/g। this is basically the horizontal range case in the case of horizontal projectile only, this is not inclined। कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे आइडेंटिफाई किया, एक्सेलरेशन देखो, you can see the acceleration part, it is equals to 0, ठीक है। यू कैन सी द एक्सेलरेशन पार्ट, इट इज इक्वल्स टू 0, सो रेंज क्या आ गई बच्चे, u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g, ठीक है। अगर मैं उसके केस में बोल रहा हूँ, अगर मैं उसके केस में बोलूं बच्चे, v की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस ऑफ gt का स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज आपको पता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में आई डोंट रिमेम्बर कि ये मैंने अभी करवाया है या नहीं करवाया है, पर जल्दी से अगर करवा भी दिया ये दो फॉर्मूलाज तो रिवाइज हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में बच्चे एक बार ध्यान से दोबारा से सुन लो, आपके पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में इनिशियली सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देयर वाज नो वर्टिकल कंपोनेंट। अगर bx की बात करेंगे दैट केम आउट टू बी x डिवाइडेड बाय t, ठीक है। अगर मैं u की बात करूं, ध्यान से यार, सारी गड़बड़ हो गई है ना, बड़ा हो गया, एक मिनट। अनिशियली बात कर रहे हैं बच्चे, अगर हम अनिशियली जब हमने स्टार्ट की है जर्नी, इन दैट केस हमारे पास जो u था, इनिशियल वेलोसिटी था, तो x इज इक्वल टू u इंटू टी था, तो u क्या आ गया था, x/t आ गया था, ठीक है। बट यहाँ पर जो ये v है ना, ये किसी पॉइंट p की बात कर रहा है, सो उसके लिए बच्चे v केम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस ऑफ gt का स्क्वायर, बिकॉज अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो उसमें इनिशियल पार्ट वाज 0 प्लस ऑफ आपके पास एक और कंपोनेंट आता है प्लस ऑफ gt का स्क्वायर ना, सो वहां से आपके पास बी वाई के स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई, दैट इज जी टी होल का स्क्वायर। सो फ्रॉम हेयर अगर मैं tan ऑफ अल्फा फाइंड करूंगी बच्चे, अल्फा क्या था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द टोटल वेलोसिटी एट सम पॉइंट p। सो बेसिकली यहाँ पे बच्चे वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल, gt डिवाइडेड बाय u, सो फ्रॉम हेयर आई गेट दैट अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ gt डिवाइडेड बाय u। आगे याद सबको, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर व्हेन इट टचेस द ग्राउंड इज, जब ग्राउंड पे टच कर रहा है बच्चे, इन दैट केस क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी वाई का स्क्वायर। सो आपको पता है
ये रिश्ता हमने यूज करना है बस। एक्स कॉम्पोनेंट यू नो दैट इट इज बेसिकली यू ओनली, ठीक है, एक्स कॉम्पोनेंट यू नो दैट इट इज बेसिकली यू ओनली। अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रही थी, वर्टिकल कंपोनेंट में आपके पास जी टी आया था, है ना, और इस फर्दर जी टी में आप टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, तो आपके पास v का जो फॉर्मूला आएगा वो इन टर्म्स ऑफ व्हाट आ जाएगा, h आ जाएगा, ठीक है, t की टर्म्स में नहीं लिखना, h की टर्म्स में लिखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं यहाँ से इसको रीअरेंज करूं बच्चे, vy इज इक्वल्स टू 2gh होल का अंडर रूट आ जाएगा। बताओ बताओ, इज इट क्लियर? तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है बच्चे। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आ जाएगा, अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ वी बाय bx, सो tan इनवर्स ऑफ g td डिवाइडेड बाय u। td क्या है बच्चे, टाइम ऑफ डिसेंट। ये सब चीजें अभी करवाई हैं, बस एक कहते हैं ना यार कि जैसे तुम्हारे दो नाम है ना, अब हो तो तुम एक ही इंसान, ऐसे आपके पास फॉर्मूलाज दो डिफरेंट आ जाते हैं, बट रहता तो वो वेलोसिटी है ना, रहता तो वो प्रोजेक्शन ही है। डिपेंडिंग अपॉन आपको प्रोजेक्शन में वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट और वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है तो पुट कर दो, अगर आपको जी और टी डी की टर्म्स में दे रखा है तो पुट कर दो, यू की टर्म्स में दे रखा है तो ये वाला पुट कर दो, है ना। इज इट क्लियर? डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको क्या गिवन है उसके हिसाब से आप अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो अल्फा केम आउट टू बी हियर एज tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करा है बच्चे टीडी की वैल्यू को, टाइम ऑफ डिसेंट को सब्स्टिट्यूट करा है, ठीक है। अभी अभी करवाया था टाइम ऑफ डिसेंट, उसको सब्स्टिट्यूट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। An aeroplane is flying horizontally at a height of 980 मीटर। एक एरोप्लेन है बच्चे, एक एरोप्लेन है वो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है एट एन हाइट ऑफ 980 मीटर, ग्राउंड से अगर मैं बात कर रही हूँ 980 मीटर की हाइट पे वो फ्लाई कर रहा है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी है 100 मीटर्स पर सेकेंड इनवर्स। उसने ड्रॉप किया कुछ भी फूड, है ना, ये अब पॉसिबल नहीं है ना, ये कोई लोकल ट्रेन थोड़ी है यार जिसमें से बाहर फेंक दिया खाना, कुछ भी दे रहे हैं, मतलब क्वेश्चन है तो मान के चल लेना, है ना, कि यार एरोप्लेन की खिड़की खोल ली और वहां से कुछ फेंक दिया, मजाक वाला क्वेश्चन है ये, मतलब ऐसा हो नहीं सकता। ट्रेन ट्रून से फेंक रहे हो, गाड़ी में से फेंक रहे हो तो समझ आता है, बट वो भी गंदी चीज होती है ना, साफ सुथरा रखना चाहिए, स्वच्छ भारत है ना अभियान, ऐसे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, ठीक है। तो ये तो देखो यार एरोप्लेन से ही फेंक रहे हैं, मतलब ये तो बहुत ही हाई लेवल की गंदगी हो गई, आसमान में गंदगी फैला रहे हैं, ठीक है। देखो, ड्रॉप्स अ फूड पैकेट, फाइंड द टाइम टेकन बाय द फूड पैकेट टू रीच द ग्राउंड। अच्छा, अब इसको अगर हम पॉजिटिव वे में समझें, पॉजिटिव वे में समझें तो ये बेसिकली कौन सा केस हो सकता है ना, अभी मैंने तो रैपर वाला सीन तुम्हें बता दिया था, बट अगर इसको पॉजिटिव वे में समझना है, ऐसा सोचो कि यार क्राइसिस आ जाते हैं, सुनामीज आ जाती हैं, तो हमारी जो मिलिट्री होती है या एयरफोर्स होती है वो हेल्प करने जाती है, जो नीचे लोग रिसाइड कर रहे हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब ऊपर से वो फूड पैकेट्स थ्रो करते हैं, सर्वाइवल किट्स थ्रो करते हैं, है ना, ताकि जो नीचे वाले लोग हैं उनको मदद मिल सके। तो ये वो केस है, लेट अस सपोज कि 980 मीटर पर एक जो एरोप्लेन था वो फ्लाई कर रहा था और 100 मीटर्स पर सेकंड पर वो फ्लाई कर रहा था, ठीक है, और उसने एक फूड पैकेट ड्रॉप किया। आपको फाइंड करने के कितना टाइम लगा वो फूड पैकेट ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, और आपको फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फूड पैकिंग फ्रॉम द ड्रॉपिंग पॉइंट टू रीच द ग्राउंड। ये बेसिकली बच्चे कौन सा केस है हमारे पास, दिस इज विच केस, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस, ठीक है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल केस। अब हम किसी हाइट पर है, हमने v वेलोसिटी के साथ ड्रॉप करना है फूड का पैकेट, तो हमें कितना टाइम लगा उसको ड्रॉप करने में, कितना टाइम लगा उसको रीच करने में, एज वेल एज उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड, तो वो फाइंड आउट करना इजी है। करो जरा, सॉल्व करो, टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस, टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई एम वेटिंग। इजी है, अभी करवाए हैं, जस्ट फॉर्मूला बेस है। चलो, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितना टाइम लगेगा बच्चे, 14.14 सेकेंड्स, और कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा, 14 मीटर,
ठीक है, 14 मीटर। आई होप तुम लोगों का सही आंसर आया। गिवन क्या क्या है? गिवन इज यू की वैल्यू, एच की वैल्यू एंड जी की वैल्यू। टाइम टेकन बाय फूड पैकेट टू रीच द ग्राउंड, सिंपली यू नो दैट आज ही करवाया फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2h/g। एच की बनता है, जी की वैल्यू हमें पता है, 2 की वैल्यू हमें पता है। टाइम ऑफ डिसेंट कितना आ जाएगा बच्चे? अंडर रूट ऑफ 200। अंडर रूट ऑफ 200 को सिंपली मैं 100 इंटू 2 लिख सकती हूँ। 100 का रूट इज 10 इंटू 2। अब जो अंडर रूट ऑफ 2 होता है ना, अच्छा एक और बात, 1 से लेके 10 के अंडर रूट्स को याद करना। जो मैथ स्टूडेंट है उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बायो वाले आप चिल्लाना मत, है ना, हाय हाय मत करने लग जाना आप। बायो वालों सुन लो, 1 to 10 के अंडर रूट्स को आपको याद करना। अगर अंडर रूट ऑफ 2 की बात करूं, इट इज 1.414। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट इज बच्चे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है? यू नो दैट horizontal distance horizontal distance travel is equals to u horizontal velocity into time of descent ना। टाइम ऑफ डिसेंट वाज अंडर रूट ऑफ 2h जी। टाइम ऑफ डिसेंट अभी हमने फाइंड कर लिया, u was given to you in the question, so r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14 meters। ठीक है, so with this we have ended up with the projectile, आई होप मजा आया आज के सेशन में। प्रोजेक्टाइल बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, ऑब्लिक हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन सब तरह का प्रोजेक्टाइल इज क्लियर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी वाला पार्ट। शॉर्ट सा सेशन रहेगा, वो ज्यादा बड़ा सेशन नहीं रहेगा। उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी आती है इन 2 डायमेंशनल केस, ठीक है, उसमें मैं आपके साथ वो रिवर वाला केस डिस्कस करने वाली हूँ, as well as I am going to discuss that problem अम्ब्रेला वाला, है ना, कि अम्ब्रेला को किस तरीके से पकड़े यार कि हम भीगे ना, वो वाला। ठीक है, तो कई लोग होते हैं ना अम्ब्रेला को सही एंगल पे पकड़ते नहीं है, और फिर बोलते भाई हमने तो अम्ब्रेला ले रखी है बट हम फिर भी भीग रहे हैं। तो वो किस एंगल पर रखना चाहिए अम्ब्रेला को, या फिर बोट में जब मोशन कर रहे हैं तो क्या मोशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। 1D में तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया हुआ, 2D में पढ़ाऊंगी इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, so बच्चे, to unlock the free content with Unacademy, you can use the Unacademy learning app। डाउनलोड कीजिए, क्लिक ऑन लॉग इन, क्लिक ऑन गोल, अंडर द कैटेगरी ऑफ मेन्यू बटन क्लिक ऑन स्पेशल। वहां पे आपको बच्चे एक इन्विटेशन कोड फीड करना पड़ेगा अर्शप्रीत नाम से। वंस यू फीड द कोड, आपके पास फ्री कंटेंट अनलॉक हो जाएगा, एंड इफ यू वांट टू बी सीरियस टूवर्ड्स योर स्टडी, है ना, मैं बोलूँ 100% अब सीरियसनेस चाहिए, then bache, with this special go on plus platform also, because seriously all the top educators are doing so much great efforts, and there are a lot of new courses coming up on the MCQ basis। आपको बहुत मदद मिलने वाली है, कम ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म। अभी तो आपकी क्लास 11th की जर्नी स्टार्ट हुई है, मैं अगर बोलूँ, है ना यार, क्लास 12th तक आते आते कंप्लीट अगर आप अपने आप को फिक्स कर लेते हैं अनअकैडमी के साथ, अभी देयर आर ग्रेट ऑफर्स गोइंग ऑन, तो ये 2 साल आपको पता ही नहीं चलेंगे यार, है ना, इतने अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे आपके, जो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि किसी ऑफलाइन क्लास में नहीं हो सकते। आई कैन गारंटी यू। सो अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लास फीचर में क्या है, रियल लाइफ टाइम इंटरेक्शन होती है आपकी विद इमोजीज, आस्क क्वेश्चंस यूजिंग द क्वेश्चन टैब, लाइव पोल्स चलते हैं, क्विजेस चलती हैं, पोल लीडर बोर्ड, कम्पीट विद योर फ्रेंड्स। बच्चे, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के बारे में बताऊं, देखो यहाँ पर क्लास 12th के कोर्सेज बहुत सारे नए आ रहे हैं, एमसीक्यू बैच कोर्सेज फॉर कॉमर्स की अगर बात करूँ, ह्यूमैनिटीज की बात करूँ, और साइंस की बात करूँ, देयर आर लॉट ऑफ न्यू कोर्सेज कमिंग अप इन क्लास 12। एंड अगर आपकी बात करूँ बच्चे क्लास 11th की, देखो अब ध्यान से देखना, साइंस बैच के अंडर विकास ढिल्लो सर is going to take physics MCQs plus NCERT practice batch. This is going to start really soon, that is on 18th September।
ठीक है, 18 सितंबर। और इसकी एंड डेट देख रहे हो आप, 30 अप्रैल। यानी कि इसमें आपके टर्म 1 और टर्म 2 दोनों कवर होने वाले, 8 मंथ्स का कोर्स होने वाला है ये। So accordingly, go and buy the subscription. This is going to be really beneficial for you if you want to practice a lot of MCQ questions. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे अगर बात करें, starting date is 18th September. As you all know, today is 16th September. So 2 days are there. So don't be late. If you want to join this batch, this is the high time now. Go for it and join it. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, सबके सब टॉप एजुकेटर्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कोर्स ज्वाइन कर पाऊंगी, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज और भी ज्वाइन कर सकते हो। बट स्पेसिफिकली इस बैच में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें एमसीक्यू और एनसीईआरटी प्रैक्टिस होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है अगर हम नीट की भी बात करें, जेई की भी बात करें या एग्जाम्स की बात करें। ठीक है, सो गो फॉर दिस। सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे मंथ हमने ऑलरेडी चला रखा है आपके लिए 20 सितंबर तक की। 18 सितंबर से बैच स्टार्ट है नया। अगर मैं बोलूं 20 सितंबर तक ये ऑफर वैलिड है। 12, 15, 18 मंथ्स की पैकेज अब बाय करने जाऊं, गो फॉर द हायर मंथ्स बच्चे। +2 भी तो करनी है। अगर अभी +1 ले लोगे ना 3 या 4 महीने की, या फिर अगर आप 9 महीने की भी बाय कर ले, तो +2 में दोबारा बाय करना पड़ेगा। सो वहां पे आपको हैवी लगेगा फिर दोबारा से इतना पैसा देना। ठीक है, अभी जाओ, अभी ही आप फिक्स कर लो, एटलीस्ट 18 मंथ्स का पैकेज बाय कर लो। 4 मंथ्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे इसमें, तो 22 मंथ्स विल बी देयर। और पर मंथ कॉस्ट 1000 रुपया भी नहीं पड़ेगी यार। पर सब्जेक्ट की बात करूँ ना, तो कोई आजकल 1000 रुपए से कम में पर सब्जेक्ट विद सो मच टॉप एजुकेटर्स विद सो मच हाई क्वालिटी कहीं नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द हाई टाइम नाउ, यू कैन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन। एंड एनी डाउट्स के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। और if you will be using my code as Arshpreet for 10% off, I will be thoroughly guiding you to the app. Once you join the app, देखो ये भी प्रॉब्लम आती है बहुत बच्चों को, जब वो ज्वाइन कर लेते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है कि उनको ऐप के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इफ यू नीड अ गाइडिंग टीचर, सो आई विल गाइड यू। इफ यू एनरोल अंडर माय कोड अर्शप्रीत, आई विल बी थॉरली देयर विद यू, गाइडिंग यू टू द ऐप। सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे मंथ में बच्चे स्पेशल गिफ्ट चल रहा है फ्रॉम योर फेवरेट टीचर्स। यहाँ पर अगर मैं बताऊं आपको, कल तक ये ऑफर वैलिड है, यानी कि 17 सितंबर तक। अगर आप अपने आप को एज अ डॉक्टर एंड इंजीनियर देख रहे हैं, देन गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन। बिकॉज बच्चे एमबीबीएस करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस, आपके लाखों में पैसे लग जाते हैं एक एमबीबीएस करने में। बट इफ यू डू मेहनत इन दीज 2 years, अगर अपनी जी जान से मेहनत लगा दोगे ना +1 +2 में, नीट का पेपर अगर मैं बोलूं क्लियर कर लोगे, तो उसके में जो रैंकिंग आएगी ना यार, जो टॉप 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 इंस्टीट्यूट्स हैं आपके, है ना, उसमें बच्चे हजारों में कीमत लगती है 5 साल की। मतलब अगर मैं बात करूं 20 से 30 हजार, बहुत ज्यादा बोल रही हूँ ये भी, जिसमें आप कंप्लीट एमबीबीएस डॉक्टरी कर लेते हो। ठीक है, तो बच्चे मैटर करता है, ड्रीम तक तो पहुंचना है ना, ये डॉक्टर वाली ड्रीम तक पहुंचना है। बट अभी मेहनत कर रहे हो या बाद में मेहनत कर रहे हो, यार बहुत सारा पैसा लग जाएगा मम्मी पापा का, है ना। तो अभी मेहनत करो, अभी सीढ़ियां चढ़नी स्टार्ट कर दो, अभी से ज्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दो एंड ज्वाइन दिस सब्सक्रिप्शन। आई विल एश्योर यू दैट कि ये जो सब्सक्रिप्शन आपको बहुत बेनिफिट करने वाली है। दिस पैसा इज नॉट गोइंग टू बी वेस्ट एट ऑल। कहाँ आपने लाखों में पैसा पे करना है और कहाँ आपको मैं बोलूँ एक्चुअल प्राइस अगर 60,000 है, अगर आप 54,288 रुपीज भरते हैं 2 साल के लिए, सारा का सारा सीबीएसई एज वेल एज सारा का सारा नीट आपके लिए सिक्योर हो जाएगा विद टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। एंड दिस इज नॉट अ हाई अमाउंट फॉर अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, एंड फॉर फर्दर डिस्काउंट ऑन दिस ऑल्सो 54,288 पे भी अगर डिस्काउंट आपको चाहिए, देन यू कैन यूज माई कोड एज अर्शप्रीत एंड गेट एनरोल्ड अंडर माई फैमिली। ठीक है, so steps to join the quizzes. These quizzes are not live quizzes. These quizzes are aligned by the educators. Simply what you have to do is Unacademy Learning app को डाउनलोड कीजिए, click on login, click on goal, under the category of menu button click on plus, and under the category of label test बच्चे bottom पे जब जाएंगे, then आप ज्वाइन कर सकते हैं quiz by the code provided by the educator. Quizzes लगाना is very important part of our preparation, because in quizzes basically क्या होता है बच्चे, अगर हम कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, हमें श्योरिटी कैसे मिलेगी कि हमें वो कंसेप्ट पेपर में लगाने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्विजेस के माध्यम से।
सो क्विजेस लगाना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चंस जब आपके पास एक टाइम बाउंडेशन में सामने आते हैं, सो यू गेट टू नो कि आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो नहीं। जैसे कि मैंने आज की क्लास में स्टार्टिंग में ही बताया था, कोई बच्चे को अगर एक क्वेश्चन तुम 10 दिन के लिए बोल रहे हो, 10 दिन में एक क्वेश्चन दिया है सॉल्व करो, है ना, वो 10 दिन उसके ऊपर दिमाग लगाएगा, ऑफकोर्स ही विल बी एबल टू सॉल्व इट। बट अगर किसी बच्चे को वो एक क्वेश्चन बोलो कि तुम्हें सॉल्व करना है 2 मिनट में, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो बाय द टाइम बाउंडेशन हमारी जो क्षमता होती है ना सोचने की, वो बढ़ जाती है। सो इसीलिए क्विजेस लगाना इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज पेपर में अल्टीमेटली देयर विल बी अ टाइम बाउंडेशन फॉर द क्वेश्चंस आल्सो, है ना। एक क्वेश्चन पे हम बैठ तो नहीं सकते हैं 90 के 90 मिनट। सो क्विजेस लगाना इज इंपॉर्टेंट। सो डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ and try all the free features by simply using my code as Arshpreet. Thank you for attending the session. I hope you liked the session, and don't forget to subscribe to this channel, and don't forget to press on the bell icon ghanti baja do, so that you get notifications of all the videos. And don't forget to like and share this video with all your friends, and let's crack our goals with Unacademy. Bye bye all of you, and take care.